स्टार्ट करें। चलें जी, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। हर क्लास में हमारा पैटर्न ये होगा कि पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे, सारी बातों को रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद सेकंड क्लास को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। वो जो 10 मिनट का सेशन होगा वो बार बार रिवाइज होने की वजह से इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ द टॉपिक आपको पूरी चीज याद हो चुकी होगी। गारंटी इसकी कोई नहीं, उम्मीद इसकी है। गारंटी तो आजकल किसी चीज की भी नहीं होती। सही, हमने बात स्टार्ट की थी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ फाइनेंस की। वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि यार एक कंपनी के फाइनेंस प्रोवाइडर्स के अंदर ब्रॉडली दो कैटेगरी आती है। एक आती है इक्विटी होल्डर्स की, दूसरी आ जाती है डेट होल्डर्स की। इक्विटी होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को शेयर्स की मद में फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। डेट होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी को उधार या लेंडिंग बोरोइंग की मद में कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। सही, शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न देना होता है वो क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड के अंदर क्या कैपिटल एप्रिसिएशन आती है? आप बताइएगा। आती है, शामिल है। डिविडेंड के अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन शामिल है। जब हम डिविडेंड कह रहे हैं तो चाहे कंपनी कैश में दे दे या शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाए, दोनों रिटर्न इसके अंदर शामिल है। डेट के ऊपर क्या रिटर्न देना होता है? इंटरेस्ट देना होता है। सही, इन दोनों को मिला के एक एवरेज रेशियो हमने कैलकुलेट किया था जिसका नाम था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक। ठीक, कंपनी के इक्विटी कंपोनेंट के ऊपर जो डिविडेंड देना होता है उसको एक्चुअल में कहते क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। उसको डिनोट किससे करते हैं? के वर्ड से करते हैं। कंपनी के ऊपर जो डेट पे इंटरेस्ट देना होता है उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट। और किससे डिनोट करते हैं? केडी से डिनोट करते हैं। डेट और इक्विटी को जब वैक के कंपोनेंट में इस्तेमाल करते हैं, आप बताइएगा, तो हमेशा उसकी बुक वैल्यू ली जाती है या मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू ली जाती है। क्यों मार्केट वैल्यू ली जाती है? वो तो अरसा दराज ऐसे ही चलता रहेगा, हमेशा वो 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू होगी। लेकिन आज अगर एक कंपनी का स्टॉक लेट्स से मैं 500 रुपए में परचेस कर रहा हूं तो मैं अपना रिटर्न कैसे कैलकुलेट करूंगा? 500 रुपए के हिसाब से करूंगा। मैं अगर कंपनी को डेट दे रहा हूं तो मैं कंपनी को जितने का डेट दे रहा हूं उस हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। या अगर वो डेट का इंस्ट्रूमेंट, वो डिबेंचर, वो बॉन्ड, वो इस तरह की कोई भी चीज अगर स्टॉक एक्सचेंज पर या किसी डेट के एक्सचेंज पर लिस्ट हुई हुई और वहां पर ट्रेड हो रही है तो जितने में खरीदूंगा उतने में उसको इवेल्युएट करूंगा। हैंड आउट है लास्ट क्लास वाला रखा हुआ है आपके पास, हैंड आउट है पीछे। ठीक है, हमने एक डेरिवेशन यहाँ पे ड्राइव की थी। वैक इज इक्वल्स टू, हाँ जी, क्या ड्राइव की थी हमने? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। एक तरीके से देखा जाए तो दोनों के वेटेजेस से मल्टीप्लाई करके आपने एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लिया। अब इस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फायदा क्या होता है जवान? क्लास नहीं ली थी, इसका फायदा क्या होता है? क्यों निकाला जाता है ये? एग्जैक्टली, ताकि हम क्या रिटर्न बनाना चाहते हैं हमें ये पता चले। कंपनी की वेल्थ में कितना इंक्रीज आएगा, कितना डिक्रीज आएगा, क्या वो रिक्वायर्ड रिटर्न हमें कहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये हमें इवैल्यूएट करना होता है। एक बात बताओ, अब अलग अलग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट था तो फिर ये वेटेड एवरेज क्यों निकाला? जहां इक्विटी का पैसा लगाते इक्विटी का कॉस्ट लगा देते, जहां डेट का पैसा लगाते डेट की कॉस्ट इवैल्यूएट कर लेते। ये वेटेड एवरेज रेट क्यों निकाला हुआ हमने? सर वो नहीं आता सर, मैं तो इधर उधर चश्मा साफ कर रहा था उसको। आप बताओ। सर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कहीं पर कंपनी थोड़ा पैसा लगा रही है, फिर कहीं पर कुछ और लगा रही है, फिर कहीं पे कुछ और लगा रही है। ये आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता। कोई बैलेंस शीट को देखकर ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली ये वाला एसेट करंट लायबिलिटी से आया है या ये वाला एसेट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से आया है, ये वाला एसेट इक्विटी से आया है? नहीं, इक्विटी हो या डेट हो, ये एक तरीके से आप समझ लो कि दरिया समंदर में मिल गया। अब आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कौन सा कतरा पानी का दरिया से था, कौन सा समंदर से था, ये मिल गए और दोनों चीजें मिलकर आपस में कंपनी के लिए एसेट्स को क्रिएट कर देती है। अब जहां भी आप इसको डिप्लॉय करेंगे, ये डिप्लॉय करने पे आपको कम से कम अपने रेट ऑफ रिटर्न उस हिसाब से जनरेट करना होगा, उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करनी होगी। ईपीएस पढ़ा तुम लोगों ने? अर्निंग्स पर शेयर सबने, सारे लोगों ने? क्या होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सर कंपनी की टोटल अर्निंग्स लें, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करने हैं। एक कंपनी के अंदर 1 लाख शेयर्स हैं, कंपनी ने 10 लाख रुपए कमाए, पर शेयर अर्निंग क्या आएगी? 10 रुपए। अगर ये 10 रुपए की अर्निंग वाला शेयर स्टॉक मार्केट में 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है
तो मैं ये कहूंगा कि भाई इस स्टॉक प्राइस के ऊपर आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, कंपनी 10% कमा के दे रही है। अब कंपनी उसमें से डिविडेंड देगी तो डिविडेंड मिल जाएगा, नहीं देगी डिविडेंड तो क्या होगा, स्टॉक की प्राइस में अप्रिसिएशन आ जाएगी। यानी 10% का रिटर्न उस स्टॉक के ऊपर आपको मिल रहा है। इन्वेस्टर इतना सोचता है। अब अगर बैंक मुझे 15 दे रहा है तो क्या मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, वहां रिस्क लूंगा, बिजनेस का रिस्क उठाऊंगा? मैं कहूंगा नहीं भाई, बैठे बिठाए यहाँ 15 मिल रहे हैं, यही खा लो, बेशक जहन्नुम चले जाओ, लेकिन यही खा लो, कोई मसला नहीं, बड़े बड़े 15% मिल रहे हैं। तो आदमी कंपेयर करते हैं ना इस तरीके से। तो ये इक्विटी और डेट की कहानी को बैलेंस आउट करने के लिए और रिक्वायर्ड रिटर्न देने के लिए कंपनीज के जो मैनेजर्स होते हैं, कंपनीज की जो टॉप मैनेजमेंट होती है, बीओडी लीडरशिप, ये लोग होते हैं, ये हमेशा इस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि मुझे एक प्रोजेक्ट से रिटर्न क्या मिल रहा है। आप कभी अपने रिक्वायर्ड डिस्काउंट रेट से उसको डिस्काउंट कर लेते हैं, दैट इज एनपीवी मेथड, या फिर प्रोजेक्ट का अपना रिटर्न निकाल के कंपेयर करते हैं उसको अपने बैक के साथ, दैट इज आईआरआर मेथड। ऐसा ही है, लिंकेज समझ में आ गया? ठीक है, यही पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, और हैंडआउट में शुरू के कुछ सवाल हमने कर लिए थे। ऐसा ही है। क्वेश्चन कहां तक कर लिया था? 3 तक कर लिया था ना? 3 नहीं किया था? 3 नहीं किया था। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द यूथ एवेन्यूज एज फॉलोज। शेयर कैपिटल कितना है इसका? 100 मिलियन। रिटेन अर्निंग्स और दूसरी रिजर्व्स कितने हैं? 40 मिलियन। प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? सर ये तो एक नई चीज बता दी आप, अब ये क्या चीज है और ये भी समझा देते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं जी? 40 मिलियन। लॉन्ग टर्म लोन कितना है? 50 मिलियन। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 10 मिलियन। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कितना है? 1.2। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या था, क्या बताया था? सर आप बुक वैल्यू निकालें इक्विटी की, उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दें, मार्केट वैल्यू आ जाएगी। हमें मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ उसे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की जरूरत पड़ती है। ये रेशियो निकला ही इसी तरीके से है, आपने प्राइस को न्यूमरेटर में रखा है, बुक वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखा है, 1.2 निकाला है। समझ आया? ये प्राइस ओवर बुक वैल्यू जी। हाँ, इसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता है, देना होता है, रिटर्न जनरेट करके देना होता है, बिल्कुल देना होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन में आएगा और उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। लायबिलिटी को नहीं, वैसे नॉर्मली नहीं करते, लेकिन इसके ऊपर अगर आपको कॉस्ट देनी है तो फिर टेक्निकली इसके ऊपर भी रिटर्न जनरेट करके देना है ना। ये 10 मिलियन आप बिजनेस में लगा दोगे बैंक ओवरड्राफ्ट का, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं जनरेट करके दे रहे तो इस पर इंटरेस्ट कहां से दोगे? इसलिए ये आपके बैक का पार्ट बनेगा। समझ आया ये सवाल इसने पूछा? अच्छा, उसके आगे थोड़ा सा देखो, ऑल ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर स्टेटेड एट वैल्यूज इक्वल टू देयर मार्केट वैल्यूज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स के अलावा बाकी सबकी जो वैल्यू लिखी हुई है उनकी मार्केट वैल्यू भी वही है। थोड़ा सा आगे आ जाओ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नजर आ रहा है कितना है जी? 16%। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट 7%। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 13% एंड कॉस्ट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 5%। इन सबको मिला के वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं। शुरू हो जाओ। नॉर्मली आप वैट के कंपोनेंट में शामिल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे उसने आपको उसकी कॉस्ट बता दी है, आपको परसेंटेज बता दी है कि भाई बैंक ओटी के ऊपर 5% इंटरेस्ट देना है। अब अगर तुम प्रोजेक्ट से वो रिटर्न कमाओगे नहीं तो बैंक ओटी पे इंटरेस्ट कहां से दोगे? बैंक ओटी भी नहीं बताते, फिर वो ओटी बताने का मकसद है कि परसेंटेज दी है इन्होंने। प्रेफरेंस शेयर सिंपल है, देखो प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं? वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी की मुश्किल में मदद करते हैं। इनका नंबर लिक्विडेशन में ऑर्डिनरी शेयर से पहले आता है, पहले इन्हें पैसे मिलते हैं, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को रेसिडुअल इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे ही तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपको डिविडेंड देना होता है, इनकी जो परसेंटेज है वो इनके ऊपर मिलने वाली कॉस्ट है। प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू को सिंपल कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से मल्टीप्लाई कर दें, एक और कंपोनेंट यहाँ बढ़ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएगा, यहाँ मार्केट वैल्यू इनटू प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट आ जाएगी। इसका रेट जो है वो नॉर्मली इक्विटी से कम ही होता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से कम होता है क्योंकि रिस्क कम लेते हैं। The higher the risk, higher is the return. पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किस काम में रिटर्न है? सबसे ज्यादा डकैती में, लेकिन रिस्क उसमें सबसे ज्यादा। एक ही दिन में या तो बंदा गया या बंदा अमीर, बैंक लूटे अगर आदमी तो एक ही दिन में या तो अमीर हो सकता है या फकीर हो सकता है।
अब तो जो हाथ में आ जाए उसको वही खत्म कर देते हैं ना, मार मार के। कराची में बहुत बढ़ गया यार, बहुत बढ़ गया। मेरा सीए शुरू हुआ 2012 में। आई रिमेम्बर इट वाज 28 ऑफ जुलाई 2012, जब हमारी पहली क्लास थी, बिजनेस लॉ की थी पहली क्लास, सीए की पहली क्लास बिजनेस। हमारे साथ एक लड़का होता था अली जाफरी, बेचारा क्लास में आया, और यही बीसीएचएस के पास ही एक इदारे में थे हम। तो वो जो है वो क्लास में मेरा फोन लुट गया सुबह, तो पहले ही दिन मैं कहा तो इसी करना है नहीं करना है सोच ले। एक साथ पहले दिन ऐसे हो गया, उसने कहा यार यहाँ से आ रहा था तो टीएसए में थे हम लोग, गली में एंटर होते हुए टीएसए की तरफ आते हुए बीच में रास्ता था, वहां पे बंदा आया, कहा जो मेरा मोबाइल आपके पास रखा हुआ है वो दे दें। उसने बोला दे देता हूँ। चलें जी, कितनी सोर्सेज हैं यहाँ पे हमारे पास? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 3। इस बोर्ड पे अभी कुछ लिखना है, इसलिए अभी यहाँ पे जगह छोड़ दी है मैंने। वैट कैलकुलेट करना है सर। सबके में क्या चाहिए होती है? मार्केट वैल्यू और कॉस्ट। कितनी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है हमारे पास? 4। कौन कौन सी? सर ऑर्डिनरी शेयर्स, सर प्रेफरेंस शेयर्स, सर उसके बाद क्या है? लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन और बैंक ओडी। क्या वैल्यूज हैं प्रेफरेंस शेयर्स की बताओ? $40। 40 मिलियन इसकी मार्केट वैल्यू है। लॉन्ग टर्म लोन की 50, बैंक ओडी की 10 मिलियन। इनकी कॉस्ट अगर देखने जाओ तो 16, 17, 13 और 5। 16, 17, 13 और 5। ढूंढना क्या है हमें यहाँ पे? सर इक्विटी की वैल्यू ढूंढनी है। शेयर कैपिटल कितना है? सर 100 है। रिटर्न अर्निंग्स प्लस रिजर्व्स कितने हैं? सर 40। कुल मिला के बुक वैल्यू कितनी हो गई? 140। दिस इज योर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको? प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो से। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वो है जी 1.2। मल्टीप्लाई करो इसको, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बिकम 168। ये 168 यहाँ लगा दो, ठीक है। अब आप वैट यहाँ कैलकुलेट कर लें सर। वैट कैसे निकल आएगा सर? 168 इंटू 16% प्लस 40 इंटू 17% प्लस 50 इंटू 13% प्लस 10 इंटू 5% डिवाइड जी कितना? अच्छा 1 मिनट गड़बड़ हो गई है। 13 और 7, 13 और 7 ऐसे ही है। चलो तो ये यहाँ पे हो जाएगा 13 और ये यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है। डिवाइड हो जाएगा 168 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 10 कितना है वह? 13.46। 13.46। एसीसी का कभी क्वेश्चन देखोगे वो डेसिमल नहीं लेता वैक में कभी भी। 13.46 को या तो वो राउंड करके 14 कर देगा या 13 कर देगा। आए क्या 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको इंक्लूड करता जो काफी
हाँ, लेकिन कंपनीज इतनी इंटीग्रिटीज में नहीं जाती हैं। इंटरनेशनल प्रैक्टिस देखोगे ना तुम, वैक 2 डिजिट बस 16%, 18%, 19% ये रिटर्न आ रहे हैं नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत अगर बेसिस पॉइंट का फर्क है तो राउंड ऑफ करने में आसान हो जाता है कि यार इतना रिटर्न चाहिए। देखो हमें हिंट चाहिए थी कि मार्केट वैल्यू के लिए उसने हमें हिंट क्या दी हुई है। तरीका क्या होता है, वो पर शेयर मार्केट वैल्यू बता देता कि भाई कंपनी के 50 मिलियन शेयर्स हैं, हर शेयर की 10 रुपए वैल्यू है, मैं मल्टीप्लाई करके 500 कैलकुलेट कर लेता, लेकिन उसने सीधा सीधा डेटा दिया नहीं दिया। क्यों? आई कैप भी नहीं देगा, सीधा डेटा नहीं देगा। तो उसने थोड़ा सा घुमाया। क्या घुमाया? उसने बुक वैल्यू का डेटा दिया और बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का आपस में रिलेशनशिप बता दिया। रिलेशनशिप क्या बताया? रिलेशनशिप ये बताया कि भाई जो मार्केट वैल्यू है ना वो बुक वैल्यू के 1.2 टाइम्स है, यानी अगर बुक वैल्यू 10 है तो मार्केट वैल्यू 12, बुक वैल्यू लाख है तो मार्केट वैल्यू 1,12,000, इस तरह से समथिंग 1.2। तो टेक्निकली स्पीकिंग उसने क्या किया आपके साथ, उसने आपको एक रेशियो बता दिया और बुक वैल्यू की डिटेल बता दी। तो हमने शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, रिजर्व्स इन सबको ऐड किया तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। शेयर कैपिटल को लेना चाहिए, 1.2 से मल्टीप्लाई नहीं, जो प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो के अंदर वर्ड बुक वैल्यू है ना, वो शेयर कैपिटल में नेट एसेट्स की वैल्यू है, सिर्फ शेयर कैपिटल की नहीं है। समझ आया? When you say book value, तो बाय बुक रिटेन अर्निंग्स भी शेयर होल्डर्स की है, रिजर्व्स भी शेयर होल्डर्स के हैं और शेयर कैपिटल भी शेयर होल्डर्स का है। नेट एसेट्स की वैल्यू के ऊपर रेशियो मल्टीप्लाई करना है, तो नेट एसेट्स में सब शामिल होता है। आगे हम सवालात करेंगे, वहां पे पर शेयर वैल्यू निकली हुई होगी कि जी एक शेयर की मार्केट वैल्यू इतनी है, या हमें खुद फाइंड आउट करनी होगी। वहां ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की जरूरत नहीं है, वहां इस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की जरूरत नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, 20% उसमें एप्रिसिएशन आ चुकी है। आज अगर मिसाल के तौर पे यूनाइटेड बेकर्स देखा होगा तुम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, यूनाइटेड बेकर्स ले लो, या इस्लामाबाद में तहजीब बेकरी ले लो, या लाहौर के अंदर क्या है वो मशहूर नान खताई जो है, हाँ खलीफा, उसकी एग्जाम्पल ले लो, या हैदराबाद के अंदर वो कौन सी बेकरी है जिसका केक मशहूर है, बॉम्बे बेकरी। अब इनकी तुम बैलेंस शीट उठाओ बुक वैल्यू बेसिस के ऊपर, तुम्हें लगता है इतने में ये बेकरी मिल जाएगी जो उसकी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू लिखी हुई है? इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू वो नहीं होगी जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। अगर उनकी अपनी ओन्ड प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पे गालिबन मुझे याद पड़ता है दिलपसंद की कौन सी ब्रांच थी वो पहली जो उर्दू बाजार वाली थी, वो शायद प्रॉपर्टी उनकी अपनी थी। इसी तरीके से यूनाइटेड ने भी जब स्टार्ट किया था तो शुरू में शायद जो मीना बाजार वाली इनकी पहली ब्रांच थी वहां पर शायद प्रॉपर्टी इनकी अपनी थी। तो अगर इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है उनकी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी होती है। हर कंपनी थोड़ी रिवैल्यूएशन मॉडल पे होती है, रिवैल्यूएशन मॉडल पता है IAS 16 के अंदर पड़ा होगा, हर कंपनी पे नहीं होती। तो ये टेक्निकली वक्त के साथ जो गुडविल आ गई, जो बिजनेस का इंपैक्ट आ गया, इसकी वजह से मार्केट वैल्यू डिफर कर रही होती है बुक वैल्यू से। समझ आ रही बात? बुक वैल्यूज होती है कंपनी की मिसाल के तौर पे 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन, लेकिन एक्चुअल में वो 500 मिलियन, 800 मिलियन, 1000 मिलियन पे ट्रेड कर रही है, क्योंकि उनकी गुडविल अटैच्ड है, कस्टमर रिलेशनशिप है, एक नाम बन चुका है, उनकी एक ब्रांड वैल्यू है, लोग आके दोबारा 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 उसको खरीदते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, दैट इज वाई। अभी मैं सारे मैकडॉनल्ड्स की दरो दीवार और ब्रांचेस की वैल्यू निकाल लूं, एसेट्स की बुक वैल्यू निकाल लूं, तो मैकडॉनल्ड्स मिल जाएगा इतने में आपको? मैकडॉनल्ड्स की इक्विटी की वैल्यू होगी इतनी? कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ब्रांड वैल्यू अटैच हुई हुई है, गुडविल अटैच हुई हुई है, जिसकी वजह से बार 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 कस्टमर रिपीटेडली आता है। तो बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू अच्छी कंपनीज की ऊपर ट्रेड कर रही होती है और बुरी कंपनीज की नीचे ट्रेड कर रही होती है। ये रिलेशनशिप इसने तो 1.2 का बता दिया, सीधा सीधा मार्केट वैल्यू निकाल के दे देता तो हमें इस रेशियो की जरूरत बोलो भाई नहीं होती। एंड व्हेन वी से प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, तो जो वर्ड बुक वैल्यू है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, शेयर प्रीमियम, कोई और रिजर्व, यानी कि वो नेट एसेट्स की बुक वैल्यू की बात कर रहा है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज की बुक वैल्यू की बात कर रहा है। समझ आती है बात? एवरीवन गेट्स इट? चलो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 यहाँ पे डन। वैट निकल आया 13.46 सबका। अब इसी का क्वेश्चन 4 देखो। AMH company wishes to calculate its current WACC for use as a discount rate in investment appraisal
फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स एज 31 दिसंबर 2019। टोटल फिक्स एसेट्स कितने? 157 मिलियन। नेट वर्किंग कैपिटल कितना है? 16 मिलियन। सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? सर वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू योर वर्किंग कैपिटल। अच्छा जी, और क्या है? लॉन्ग टर्म डेट 39 मिलियन। The price to book value ratio is 1.3 for ordinary shares, whereas the book value of debt is equal to its market value. Cost of equity कितना? 12%. Cost of debt कितना? 8%. Required क्या है? WACC. सर इस सवाल में हमें WACC निकालने के लिए कितनी चीजें चाहिए? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 4 चीजें सर। क्या क्या? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मुझे बताओ मार्केट वैल्यू ऑफ डेट दी हुई है? डन। कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ? कॉस्ट ऑफ डेट परसेंटेज दी हुई है ना नीचे, 8% दिया हुआ। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दी हुई है? नहीं सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है? यस सर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? सर यहाँ पे आपको इक्विटी की बुक वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी और उसको 1.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बुक वैल्यू कैसे ढूंढी जाएगी? उसके लिए इसने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। एसेट्स बताए हुए हैं, वर्किंग कैपिटल बताया हुआ है, लाइबिलिटीज बताई हुई है। शुरू हो जाओ। बेशक गलत करो लेकिन करो। बुक वैल्यू ढूंढो इक्विटी की, उसको 1.3 से मल्टीप्लाई करो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। बेटी मेरे लिए पानी मंगवा दो यार। डेट की वैल्यू कितनी है? 39 मिलियन। और उसकी कॉस्ट 8%। इक्विटी की कॉस्ट 12%। इक्विटी की बुक वैल्यू ढूंढनी है, कैसे ढूंढेंगे? एनी आइडिया? ये हाथ उठा लो भैया, हाथ उठाते उठाते ही बोलती तुम बताओ। इक्वेशन फॉर्म में बताओ ना कि सर ये एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू इक्विटी होता है। कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ दी है, कुछ नहीं दी है। ये देखो, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, ऐसा ही है। अगर मैं उसको तोड़ना चाहूं तो एसेट्स को नॉन करेंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी में नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, ऐसा ही है। अगर मुझे इक्विटी को एक तरफ रखना हो और बाकी सबको वहां भेजना हो तो क्या करूंगा? सर इक्विटी यहां पर रह जाएगी, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज, या इसको इस तरह से लिख दो, करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। अब बताओ डेटा दिया हुआ है सारा, ये सब कुछ दिया हुआ है। कैसे? नॉन करंट एसेट्स कितने हैं? 157। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का उसने कोई कंबाइंड नंबर दिया है। ये दोनों मिला के क्या बनता है? सर ये वर्किंग कैपिटल बनता है, ऐसा ही है। तो इसको प्लस कर दो, 16 माइनस 39 कितना हो गया? 174.2 कहां से आया? अच्छा 1.3 अभी मल्टीप्लाई नहीं, वो नहीं कह रहा, बुक वैल्यू बताओ सर। 134 आ रही है अभी, सिर्फ बुक वैल्यू बताओ। 134 आ रही है सर। ये क्या बन गई? ये बन गई बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। देखो यहां से निकाले ना इक्विटी का कंपोनेंट,
ऐसे ही बाकी सबकी बुक वैल्यू दी हुई थी, हमने बुक वैल्यू निकाल ली। अब आ जाओ इसको इसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आप कर दोगे क्या, 134 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट कितना है 1.3 1.3। अब मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है 174.2। ऐसा ही है। अब ये 174.2 कहाँ यूज करेंगे हम सर, यहाँ पे यूज करेंगे 174.2 हम यहाँ यूज करेंगे। अब आप निकालो वैक का 174.2 मल्टीप्लाई बाय 12%, 39 मल्टीप्लाई बाय 8% डिवाइडेड बाय 174.2 प्लस 39 कितना हो गया 11.27%। ये आपका बन गया वैक। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। कोई सवाल है किसी का वहां पर? सर 16 प्लस क्यों किया ये देखो ना, ये तुम्हारे पास बेसिकली प्लस में ही था, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट प्लस में ही था, ये एज इट इज यहां पर आ गया माइनस करंट लायबिलिटी। इतना कंपोनेंट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 16 है, लेकिन यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो देखो यहाँ पे आया हुआ है करंट एसेट से पहले। करंट एसेट्स ज्यादा हैं, करंट लायबिलिटीज कम है, इनका नेट फिगर 16 है। अब क्लियर होता है आसान? इज इट क्लियर कि प्लस क्यों किया? दोबारा से देखो, दोबारा से देखो प्लस क्यों किया है। ये देखो एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, इस तरीके से आपके पास। आप इसको फिलहाल इस तरीके से समझ लो कि आपने इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज किया। साइलेंस प्लीज। इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज किया। अब आप एसेट्स के लिए क्या करोगे, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज। अब सिर्फ इस एक्सप्रेशन को उठाओ, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इसकी जगह पे 16 स्टैंड करता है, इसकी जगह पे 16 स्टैंड करता है, लेकिन ये जो साइन है ये वाला, ये प्लस का साइन यहां पर आ रहा है, इसलिए हमने 16 को यहां पे ऐड किए। डज इट मेक सेंस नाउ? ठीक है, हो गया जी, डन, ऑल डन। 4 सवाल, बेसिक स्ट्रक्चर वैक का समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया। अब थोड़ी मुश्किल मुश्किल बातें कर लें। यहाँ पर देखो एवरीवन स्पेंड डाउन, मैं नोट करने का टाइम दूंगा। अब थोड़ी सी टेक्निकल गुफ्तगू स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा आपको फील होगा कि आप अच्छा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख लें एवरीबॉडी, ये मेरे पास 2 कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। एवरीबॉडी लुक हियर, दोनों कंपनीज की जो सेल्स हैं दे आर 1 लाख रुपए। आप लगाओ यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स, मिसाल के तौर पे दोनों की है 20,000। क्या आता है जी, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करो तो सर जीपी। तो आंखें खुल गई, तुम लोग आज नहीं बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता यहाँ जीपी आता है। चले जी, 80,000 यहाँ पर आ गया और 80,000 यहाँ पर आ गया। अब क्या चीज आती है सर, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ऐसा ही है। मिसाल के तौर पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए यहाँ पे 30,000 और यहाँ पे भी 30,000, इन दोनों को आप नेट करते हैं। अब क्या आ गया आपके पास, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी। तो हल्का फुल्का पीएनएल बनवा रहे हैं, ये क्या चीज है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से क्या क्या माइनस होता है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस होता है। यहाँ पर देख लो, सबसे लास्ट में बिठा दूंगा, शक्ल का वो कलर हो जाएगा कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते।
सबसे पहले यहाँ पे आपको इंटरेस्ट माइनस करना है। मिसाल के तौर पे 2 मिनट के लिए अस्यूम करें कि इस कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है और इस कंपनी के पास डेट मौजूद है। थोड़ा सा कहानी में ऐसे ट्विस्ट आएगा। इस कंपनी के पास डेट मौजूद नहीं है, इस कंपनी के पास डेट मौजूद है। अगर यहाँ डेट मौजूद नहीं है तो इंटरेस्ट का क्या होगा? सर जीरो, कुछ भी नहीं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कंपनी ने 2 लाख रुपए का डेट लिया हुआ है और उस 2 लाख रुपए के डेट के ऊपर इन्हें 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास 20,000 माइनस हो जाएगा। सही, थोड़ा सा गौर से देखना है चीजों को। डेट है यहाँ पे 20,000, इंटरेस्ट रेट कितना है? हाँ सॉरी 2 लाख। सही है, साइलेंस प्लीज, यहाँ पर देख लो। यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हो गया 50,000 और ये हो गया 30,000। टैक्स मिसाल के तौर पे दोनों को लगता है एट द रेट ऑफ 30%। वैसे पाकिस्तान में 29 है, हम 30 एज्यूम कर लेते हैं। 30 का मतलब यहाँ पे टैक्स कितना देना पड़ेगा? 15,000, यहाँ पे 9,000। दोनों को नेट कर दो, 35 और यहाँ पे 21। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट आफ्टर। इसमें से क्या दे सकते हैं? डिविडेंड दे सकते हैं। एक्सीलेंट पॉइंट। अब यहाँ पे आप डिविडेंड दे दो एट द रेट ऑफ 100%, सारा डिविडेंड दे दो। 35,000 ये गया और 21,000 ये गया। नेट क्या बचा? ये जो नेट है ये क्या है? ये ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स है। कुछ भी नहीं सर, जीरो। अब थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करना। मिसाल के तौर पे इन दोनों के केसेस के अंदर इक्विटी डेट, यहां पे 2 लाख तो डेट मिला हुआ है ना। फर्ज कर लो यहाँ पे इक्विटी थी 3 लाख की और यहाँ इक्विटी थी 5 लाख की, डेट कोई भी नहीं था। बाय द साइज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या ये दोनों कंपनीज बराबर हैं? बराबर है। बाय द साइज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल वर्ड क्या था? इसके अंदर हर सोर्स ऑफ फाइनेंस शामिल थी, चाहे वो इक्विटी से हो या वो डेट से हो। ये वो अकाउंटिंग वाला कैपिटल नहीं है, पहली क्लास में बताया था। सही, 5 लाख रुपए के एतबार से कंपनी का जो साइज है वो बिल्कुल बराबर है, कंप्लीटली इक्वल। 5 लाख रुपए के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से बिल्कुल इक्वल है, दोनों कंपनी बराबर है। लेकिन ट्विस्ट क्या है कहानी में? ये देखो, इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स और डेट होल्डर्स को, कंपनी ए ने मिला के कितना रिटर्न दिया? सर 35,000 दिया। बराबर वाली जो कंपनी उसने कितना रिटर्न दिया? गलत जवाब। 21,000 ये दिया और 20,000 ये दिया। टोटल कितना रिटर्न दिया इन्होंने? कितना दिया? 41। कंपनी ए ने टोटल रिटर्न दिया 35,000 का, कंपनी बी ने टोटल रिटर्न दिया 20,000 प्लस 21,000, कुल मिला के 41,000। दोनों कंपनीज आपस में क्या है? बराबर है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? बराबर है। ज्यादा कमा के कौन दे रहा है? क्यों? क्योंकि डेट लेना अच्छी बात हुई, बुरी बात हुई? इंटरेस्ट देना अच्छी बात हुई, बुरी बात हुई? नहीं, मैं तो कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, टैक्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा इलैबोरेट करो, क्या नजर आया तुम्हें टैक्स में? एग्जैक्टली। अब इस सेक्शन को थोड़ा सा नोट करना, आगे सारा डिस्कशन इस पे बेस करता है। इसको यहाँ पे नोट करो थोड़ा सा। तुमने जब इंटरेस्ट पे किया ना, यहाँ पर जब तुमने यहाँ इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट के केस में यू डिड व्हाट? यू सेव्ड टैक्स, क्योंकि टैक्स वाला इसको एक्सपेंस मानता है जबकि डिविडेंड को एक्सपेंस नहीं मानता। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कंपनी अलग, शेयर होल्डर अलग।
सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कंपनी अलग, शेयर होल्डर अलग। लेकिन जब डेट होल्डर पैसे लेके जाता है तो टैक्स वाला उसको खर्चा मानता है, इक्विटी होल्डर पैसे लेके जाता है तो कंपनी टैक्स वाला उसको खर्चा नहीं मानता। वो कहते नहीं जी ये एक्सपेंस नहीं है, ये प्रॉफिट की अप्रोप्रिएशन है। आपने प्रॉफिट को बांटा है तो प्रॉफिट वैसे भी 3 लोगों में ही बंटता है हमेशा। कौन कौन? इक्विटी होल्डर, डेट होल्डर और गवर्नमेंट। टैक्स जाता है ना उसको। जो भी कंपनी कमाएगी, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी कमाएगी, ये 3 हिस्सों में बटेगा। कौन कौन सा? इक्विटी होल्डर, डेट होल्डर और गवर्नमेंट। इक्विटी होल्डर में तुम प्रेफरेंस शेयर्स को भी शामिल कर लो, डेट के अंदर तुम लोन्स को भी शामिल कर लो, ओडी वगैरह जो भी चीज है उसको शामिल कर लो। कुल मिला तीसरा कंपोनेंट आपका गवर्नमेंट का होता है जो टैक्स लेके जाती है। गवर्नमेंट का टैक्स मारा जाता है जब कंपनी क्या करती है? डेट ऑब्टेन करती है और टैक्स पे करती है। जैसे ही वो डेट ऑब्टेन करेगी और इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी, उसका टैक्स बच जाएगा। अग्री करते हो? टैक्स बच जाएगा। तो फिर सर ये जो वैक का फॉर्मूला है, वैक का फॉर्मूला, इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ डेट को चेंज नहीं होना चाहिए थोड़ा सा? क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ डेट होगा, जब भी आप इंटरेस्ट पे करोगे आप उसका टैक्स बचा लोगे। यहाँ पे कितना टैक्स बचाया तुमने? कितना पे किया था तुमने इंटरेस्ट? 20,000। सर 20,000 रुपए के ऊपर 30% बचाया, कितना? 6,000 रुपए। आम कंपनी ने कितने दिए? 15,000। आपने कितने दिए? 9,000। बचा कितना टैक्स आपको यहाँ पे? 6,000 रुपए का टैक्स बच गया। 6,000 का टैक्स बच गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, गौर से देखना यहाँ पे, गौर से बिल्कुल, क्या मैं ये कह सकता हूं कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट 10% है? या मुझे ये कहना चाहिए कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट 10% इंटू 1 माइनस 30% 7% है? तो 20,000 दिए इंटरेस्ट में, 6,000 बचा लिए टैक्स में, नेट कॉस्ट कितनी आई? 14,000। नेट कंपनी के ऊपर बर्डन कितना है? 14,000। अगर कंपनी 14,000 कमा लेती तो क्या वो काफी होता? काफी होता या नहीं होता? बिल्कुल काफी होता। 20,000 पे करने, 6,000 बच जाने, नेट में मुझे 14,000 रुपए कमाने। एक ऐसी कंपनी के कंपैरिजन में जो ऑल इक्विटी है। वह कितना आसान नहीं है। जिस तरह तुम लोग आज कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, टॉपिक को हल्का ले रहे हो, अभी मैं चीजें शुरू करूंगा ना तो मुश्किल होता चला जाएगा ये। तो ध्यान दे दो, पहली दफा ऐसा सब्जेक्ट पढ़ लो, इस तरह की चीजें पढ़ी थी पहले। हर नया टॉपिक तुम्हारे लिए नया होगा। अभी तो मैंने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल शुरू नहीं करवाया। तो यहाँ पे फोकस के साथ देखनी है चीजें। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी का जो केडी है वो 10% इंटू 1 माइनस 30% नेट पे 7 है। क्यों नेट पे 7 है सर? 20,000 यहाँ दिए, 6,000 यहाँ बचा लिए। वरना ये जो मेरा कंपोनेंट है 50,000 का, इसमें से मुझे 15,000 देना पड़ता टैक्स। मैंने इस 50,000 रुपए में से 6,000 बचा लिए, 20,000 पे किए, 6,000 बचा लिए। टेक्निकली मुझे नेट कॉस्ट कितनी पड़ी? 14,000। तो ये हमेशा रहता है विदाउट टैक्सेशन। लेकिन वैट का एक और वर्जन है हमारे पास, that is equals to market value of equity into cost of equity. Market value of debt into cost of debt into 1 minus t divided by market value of equity plus market value of debt. 1 माइनस टी रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि तुमने टैक्स के इंपैक्ट को बाहर निकाल दिया। अब जरा देखो गौर से, 20,000 रुपए पे किए थे, इसको करो 1 माइनस 30%, कितना आता है? 14,000। कितने का लोन था? लोन कितना था यहाँ पे? 2 लाख का। 14,000 को जरा डिवाइड बाय 2 लाख करो, कितना बन गया? 7%। ये चीज कैलकुलेट की ऊपर मैंने, माइनस कर देते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट के साथ टैक्स बचता है, उसका एक पार्ट एंड पार्सल है। यहां पर आपके पास अगर डेट कॉस्ट ऑफ डेट पे हो रही होगी तो उसके साथ उसका टैक्स बच भी रहा होगा। हमेशा कंपनी को नेट बेसिस पे कमाना होता है। जी सवाल।
हाँ, इसको फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। भाई कंपनी ने डेट लिया हुआ है, कल को अगर कंपनी नुकसान भी करेगी तो उसको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, लाजमी सी बात है। उस पर तो डेट होल्डर ने सब्र नहीं करना, जिसने लोन दिया वो इंटरेस्ट लेगा, यही तो जुल्म है। इसीलिए तो इंटरेस्ट को मना किया गया है कि जब नुकसान भी होता है तो देना पड़ता है। तो वो बिल्कुल वो वाला एंगल है। लेकिन अगर कंपनी, जो आज का दौरे हाजिर का वक्त है, इसके अंदर जो जिस तरह माइंडसेट होता है कंपनी का, वो ये होता है कि यार अगर हम लॉस में नहीं है तो डेट इज गुड, इट सेव्स टैक्स। डिविडेंड नहीं जनरेट कर रहे होंगे, लेकिन डिविडेंड से फिर पैसे भी कम ले रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि उनको डिविडेंड कम मिला है। अगर डिविडेंड कम मिला है तो इक्विटी भी देखो क्या है, इक्विटी भी कम। तुमने 3 लाख रुपए देने वाले को 21,000 रिटर्न दिया, नेट रिटर्न कितना बना? 7%। और यहाँ पे 5 लाख देने वाले को 35,000, 7%। लॉस हो जाता है तो वो लॉस हो जाता है तो फिर मसला होगा। तो पैसे भी तो ज्यादा मांगेगी, वो कहेगी मुझे सेम ऑपरेशन चलाने के लिए पैसे ज्यादा चाहिए। हाँ, शेयर होल्डर ऐसा सोचता है कि कम पैसे चल जाएंगे। और मिसाल के तौर पे कल कोई कंपनी क्या हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, तो लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। शेयर होल्डर ने थोड़े से पैसे दिए, किसी और से पैसे लेके रिस्क खेला, नहीं चला तो कंपनी बंद। इसलिए लोगों को डेट पसंद होता है। कि डेट से वैसा नहीं है कि डेट लेने वाला उसके ऊपर जुल्म हो रहा होता है, नहीं, देने वाले पे भी कभी कभी हो जाता है। ये लिमिटेड लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट में तो डेट पे जाना चाहिए, इक्विटी में जाना चाहिए। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्या चीज फ्लेक्सिबल है, क्या चीज अवेलेबल है, क्या चीज लेस कॉस्टली है। इक्विटी रेज करना बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। 1 मिनट सवाल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं कोई कंपनी खोलता हूँ तो मुझे उसके लिए इक्विटी चाहिए, तो मेरे पास कितने तरीके हैं? एक तरीका ये है सर, मैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास जाऊं, 7, 8, 10 बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाऊं, उनसे कहूं मुझे पैसे दे दो। वो बहुत सवाल पूछेंगे, बहुत लंबी करेंगे, क्योंकि मैं उनसे पैसे मांग रहा हूँ। एक तरीका होता है जनरल पब्लिक से पैसे ले लो। जनरल पब्लिक से पैसे लेने का मतलब आप आईपीओ की बात कर रहे हो, आईपीओ करवाना, लिस्टिंग करवाना पीएसएक्स पे, राइट? लिस्टिंग का क्या खर्चा लगता है आप लोगों को? कितना होगा? 20, 40 लाख, 30 लाख, 50 लाख? छोटी से छोटी भी हो, मिनिमम खर्चा कितना है? 3 करोड़ मिनिमम खर्चा। आप जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ लीगल कंसल्टेंसी के 50 लाख ले लेता है। तो महंगा प्रोफेशन है आप लोगों को, आप लोग आइडिया नहीं है, बहुत महंगा प्रोफेशन है। एक कंपनी लिस्ट कराने के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 2-2.25 महीने के काम के 40-50 लाख ले लेता है। लीगल और टैक्स कंसल्टेंसी पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, लीगल कंसल्टेंसी, ऑडिट या अकाउंटिंग नहीं। एक अच्छी फर्म जो आईपीओ में आपका साथ दे रही है और आपके लिए काम कर रही है, वो 40-50 लाख ले लेती है। एक अच्छी टैक्स एडवाइस अगर फर्म लिखे और उससे क्लाइंट को 2 करोड़ रुपए का फायदा हो जाए, 3 करोड़ का फायदा हो जाए, तो आपको 10 लाख रुपए सीधे सीधे मिल जाते हैं एक एडवाइस लिखने के। लेकिन वो एक एडवाइस लिखने के पीछे 15, 16, 17, 18, 20 साल का तजर्बा होता है, तजर्बा होता है। आज शब्बर जदी चलता फिरता कोई फर्म है वो, चाहे वो फर्ग्यूसन के साथ हो या ना हो, तो बंदा जहाँ बैठ जाता है, जिस तरह की एडवाइस देते थे, मैं उसके रिलीजियस पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे व्यूज हैं कि मैं भी एग्री नहीं करता उनके साथ, लेकिन क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन, स्किल ऑफ दैट पर्सन इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। ये सारी चीजें तुम लोग जो पढ़ रहे हो, तुम लोगों को उसका आइडिया नहीं है कि आगे जाके इन्हीं को इस्तेमाल करके तुम्हारे एक मशवरे से कंपनी को कितना फायदा होगा, तुम्हारे एक मशवरे से। अब ये नंबर्स तुम्हें छोटे लगे ना, इसके आगे मिलियन लगा दो, पर्सपेक्टिव समझ आ जाएगा। अभी कर रहे हो उसमें? तो डेट लेना है या इक्विटी लेनी है, ये दुनिया की कोई किताब आपको नहीं बता सकती। हर चीज के मेरिट्स हैं, हर चीज के डीमेरिट्स हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको करना चाहते हैं उस तरह से या नहीं करना चाहते। हाँ, अगर आप इस्लामिक बैंक को पार्टनर बनाते हैं और इस्लामिक बैंक के साथ काम करते हैं, फिर उन्हें कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं, वो टैक्स में क्लेमेबल है, क्योंकि उसको दुनिया फाइनेंस कॉस्ट ही कहती है, इंटरेस्ट कॉस्ट ही कहती है, और वो यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। तो वैट जब मैं विदाउट टैक्सेशन कहूंगा, मेरा मतलब क्या है, मैं बात कर रहा हूं इसकी, लेकिन जब यहाँ पे 1-t का कंपोनेंट आ गया तो फिर यहाँ के क्या कहलाता है, विद टैक्सेशन कहलाता है। सर नॉर्मली आपका जो केडी होता है, that is called pre-tax KD,
जब आप KD को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस T से, तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट टैक्स KD। पोस्ट टैक्स मतलब टैक्स का इंपैक्ट इनकॉर्पोरेट करने के बाद, टैक्स का इंपैक्ट इनकॉर्पोरेट करने से पहले। सर कंपनी हमेशा इसको देखती है, कंपनी हमेशा, कंपनीज व्यू हमेशा इसको देखती है। जो पैसे दे रहा है, जो उधार दे रहा है, वो किसको देखेगा? वो हमेशा किसको देखेगा? वो प्री टैक्स को देखेगा। दिस इज बेसिकली लेंडर्स व्यू। कंपनी को कभी भी प्री टैक्स KD के हिसाब से प्लानिंग नहीं करनी, बिकॉज टैक्स इज रियल, रियल वर्ल्ड में टैक्स पे किया जाता है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि टैक्स आपको 100% जो माफ हो जाए। चंद दुनिया की 2-3 कंट्रीज हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे, टैक्स हेवेंस हैं वो, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, 3-4 और इस तरह के ममालिक उठा ले, वहां पे टैक्स जीरो है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन दुनिया के 90% ममालिक के अंदर, 90% सिटीज के अंदर, कॉर्पोरेशन के अंदर आपको टैक्स दिखेगा। कंपनी हमेशा अपनी वैट की प्लानिंग विद टैक्सेशन करती है, और जो लोन दे रहा होता है वो हमेशा कैसे सोचता है? प्री टैक्स सोचता है कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। फिर हर बंदे का अपना अपना टैक्स है। मिसाल के तौर पे आज अगर मैं बैंक में पैसे रखवाता हूं, तो मैं बैंक को क्या दे रहा हूं? लोन ही दे रहा हूं ना। कल को ये पैसे कहां से? बैंक से रिसीवेबल है, ये पैसे मेरा रिसीवेबल है और बैंक के लिए लोन है, बैंक के लिए लोन है। तो मैं जो बैंक से रिटर्न मांग रहा हूं, वो बैंक के लिए क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ डेट बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट बन जाएगा। ऐसे ही बैंक हमेशा उसको पोस्ट टैक्स देखेगा, लेकिन मैं हमेशा यहाँ से उसको प्री टैक्स दे दूंगा। फिर मेरे पर क्या टैक्स लगता है, क्या नहीं लगता, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से होता है। 15% वो गवर्नमेंट ने उनको विथहोल्डिंग एजेंट बना दिया, वो आपके बिहाफ पे जमा करा देते हैं। जब आप साल के एंड में अपना टैक्स रिटर्न खोलते हैं तो वहां पे लिखा हुआ रहा होता है कि आपके बिहाफ पे इतना इतना टैक्स जमा हुआ है। वो जब कंपनी बंद हो जाती है, जब लिक्विडेट हो जाएगी तो लिमिटेड लाइबिलिटी है। जितना रिकवर हुआ फबीहा, नहीं हुआ फतूजा, नहीं कर सकते उससे आगे कुछ। कौन सी? डेट वाली, बगैर डेट वाली, लॉन्ग टर्म में अच्छी है। देखो जब कंपनीज के ऊपर अर्निंग्स प्रेशर आता है, मिसाल के तौर पे रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, जो आजकल के हालात हैं, जिस तरीके के आज मामला हुए हैं, अभी तो आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि दुनिया भर में हो क्या रहा है, लेकिन जो इस वक्त चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से वही कंपनी सबसे ज्यादा सिक्योर है, इसके पास डेट नहीं है। जिसके पास डेट है वो तो इंटरेस्ट को नहीं रोक सकता, लेकिन जिसके पास इक्विटी है वो डिविडेंड को रोक सकता है। वो कह सकता है अपने इन्वेस्टर को कि भाई मेरे पास डिविडेंड नहीं है। पाकिस्तान पेट्रोलियम का नाम सुना है? सुना हुआ है। PPL, OGDC का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। ये बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं, इस साल इन्होंने भी कोई खास डिविडेंड नहीं दिया, कोई खास डिविडेंड नहीं दिया। तो हालात नहीं है अच्छे मुल्क के, इतना सर्कुलर डेट पाइल अप हुआ है। अब PPL ऑयल देता है आगे कंपनी को, वो पैसे नहीं देती। वो क्यों नहीं देती जी? वो आगे उसे पैसे नहीं मिले जी, वो आगे से पैसे नहीं मिले, वो आगे से पैसे नहीं मिले। पूरी एक विशियस साइकिल सी बनी हुई है गवर्नमेंट एंटिटीज की, कोई भी किसी को पैसे नहीं दे रहा। SFGP गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो उसके पाइल अप हुए हुए पैसे, उसको आगे से पैसे नहीं मिलते, वो पीछे किसी को पैसे नहीं देता। PPL का रिसीवेबल पाइल अप हुआ है, एक विशियस साइकिल में है पाकिस्तान इस वक्त। आप लोगों ने न्यूज वगैरह में सुना होगा कि IMF ने सर्कुलर डेट के ऊपर सवाल उठाया हुआ है, सर्कुलर डेट पर सवाल उठाया हुआ है। पाकिस्तान में फिस्कल डेफिसिट बहुत है, फिस्कल डेफिसिट बहुत है। सुना है कभी? सुना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रही मियां ये सब चीजें, तो फिर फर्म के इंटरव्यू में ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो फिर होता है कि जब कैफे एग्जाम दे देते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर एक सेशन होता है, उसमें आके बैठते हैं, बोलते हैं सर करंट अफेयर्स का एक समंदर एक ही दिन में हमारे दिल के अंदर नहीं आ सकता भाई, नहीं आ सकता। ये पहले से आपने चीजें देखी हुई होंगी, पढ़ी हुई होंगी, तो ये आ सकेगा, वरना नहीं आ सकेगा। तो इक्विटी बेहतर है, डेट बेहतर है, ये पता चलता है सर्कमस्टांसेस में। 2021 में डेट बहुत अच्छा था, 7% इंटरेस्ट रेट था पाकिस्तान में, 7% बस, 7%। इट वाज वेरी गुड टू हैव डेट एट दैट टाइम। बहुत अच्छा था डेट उस वक्त होना आपके पास, क्योंकि आपको इंटरेस्ट बहुत कम पे करना पड़ रहा था, बिजनेस अच्छा चल रहा था, बूम साइकिल था, एवरीथिंग वाज रियली गुड, डॉलर वाज कमिंग बैक। 150 रुपए तक हमारे पास डॉलर आ गया था मार्च 2021 में, अगर तुम लोगों को याद हो 151 तक डॉलर गया था। बिजनेस वाज बूमिंग। कोई 3-4 साल के बाद हमारी स्टॉक मार्केट ने 48,000 पॉइंट्स का इंडेक्स जो है वो क्रॉस किया था, एंड एवरीवन वाज लाइक बहुत अच्छा चल रहा है। 2017 में लास्ट किया था 52,000, 48,000 क्रॉस किया था, एंड एवरीथिंग वाज रियली गुड, वेरी गुड।
लेकिन फिर उसके बाद जब ये कमोडिटी सुपर साइकिल शुरू हुआ, मिसाल के तौर पे कोविड के बाद जब दुनिया खुली, पहले क्या था, कुछ ममालिक खुले थे, कुछ नहीं खुले थे, तो पाकिस्तान वाज एंजॉयिंग, इंडिया के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हमें मिल रहे थे, बांग्लादेश के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हमें मिल रहे थे, वी वर एंजॉयिंग दैट, अच्छे चल रहा था सब। फिर जब दुनिया में ममालिक खुलना शुरू हुए, खासतौर पर जब चाइना की इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हुई, तो वो बिजली बनाने के लिए उनको कोयला चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए, उनके पास पैसा है, उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में बोला जी भाई कोयला गैस, पता चला जी ऑस्ट्रेलिया बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, इंडोनेशिया बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, उन्होंने हर प्राइस के ऊपर उसको खरीदना शुरू किया। अब जब वो किसी भी प्राइस में खरीदेंगे तो $60 का कोयला चला गया 280 पे, कितने पे, 280 पे। हमारे यहाँ 500 रुपए का सीमेंट का बैग चला गया 1000 रुपए पे। हम अफोर्ड कर सकते हैं? चीन ही कर सकता है, अमीर मुल्क है भाई, डेवलप्ड मुल्क है, वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ वहां से फॉल आना शुरू हुआ, अक्टूबर तक आता गया फिर पता चला जी सबसे पहले नेचुरल गैस महंगी हुई, नेचुरल गैस महंगी हुई तो कोल महंगा हुआ, फिर जब कोल महंगा हुआ तो उसके बाद ऑयल महंगा शुरू हुआ, क्रूड ऑयल। जब क्रूड ऑयल महंगा होना शुरू हुआ तो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ गई, एक्सपोर्ट वहीं खड़ी थी और इंपोर्ट ऊपर चली गई। वही ना, वो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, वो वाला सीन था हमारा। एक्सपोर्ट वहीं खड़ी है, इंपोर्ट बढ़ती जा रही है। अब जब इंपोर्ट बढ़ रही है तो हमारे रिजर्व्स क्या हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ कम हो रहे हैं। जब रिजर्व्स कम हो रहे हैं तो करेंसी क्या हो रही है, पीकेआर डिप्रिशिएट हो रही है, उसकी डिप्रिसिएशन हो रही है, और उस डिप्रिसिएशन की वजह से बिजनेस नीचे आ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट ऊपर जा रही है, डिविडेंड की कैपेसिटी नीचे आती जा रही है, अर्निंग की कैपेसिटी नीचे आती जा रही है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक साइकिल है पूरी। This is the whole economic cycle of Pakistan. वरना कभी जिंदगी में दिल टूट जाए कभी और वादे बिल्कुल टूट जाएं और ऐसा लगे कि अब बस खुदकुशी करनी है, अब तो कोई नहीं बचा हमें देखने वाला, हमारी सुनने वाला, हमें एहसास दिलाने वाला, हमारे साथ गाने वाला, कोई नहीं बचा, और लगे ना कि बस अपने मरने वाला हो, उस दिन ऐसा कुछ निकाल के पढ़ लेना तो लगेगा हाँ यार जिंदगी में इंटरेस्टिंग चीजें भी हो सकती है। मगरिब की नमाज का ब्रेक ले लें छोटा सा, चलो मगरिब की नमाज पढ़ के रिट्रीव करते हैं। 15 मिनट्स ऑन द क्लॉक। कॉपी कर लें इसे जी जल्दी से। तुम लोगों में से किन के घर में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं? भाई है तुम्हारा बड़ा, मैं देख के लगता भी। कहाँ पर है? वाला क्वेश्चन जल्दी से करो, आगे बढ़ना है। हमने जल्दी से कॉपी कर लो। देख लिया एवरीबॉडी। अब हमने ये दोनों फॉर्मूले अंडरस्टैंड कर लिए, एक विदाउट टैक्सेशन और एक विद टैक्सेशन, सही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं बात को। साइलेंस प्लीज। यहाँ देखो, अब हमें यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स अंडरस्टैंड करने हैं? एक ये नंबर 1, दिस इज नंबर 2। उठो यहाँ से, उठो उठो जल्दी करो, उठो वहां से, उठो जल्दी करो, विदिन अ मिनट। यहाँ के बैठो, यहाँ पे ये कंपोनेंट नंबर हो गया आपके पास 3 और ये कंपोनेंट हो गया आपके पास 4। टैक्स रेट हमेशा आपको दिया हुआ होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपसे कहा जाए कि आप टैक्स रेट डिटरमिन करें। कंपनी का टैक्स रेट होगा, दिया हुआ होगा, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। 4 चीजें अब हमें इसके अंदर ढूंढनी है। कौन कौन सी? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। ये 4 चीजें अब आपको खुद फाइंड आउट करनी है। इट्स नॉट दैट कि ये दी हुई होंगी और आप आराम से वैट निकाल लेंगे, ऐसा नहीं। अब आपको ये फाइंड आउट करनी होंगी और फिर आप यहाँ पे वैट कैलकुलेट कर सकेंगे। अब इस सवाल में, वैट के सवाल में टिपिकली आपसे 5 चीजें पूछी जा सकती हैं, ये 4 और फिर वैट, ये 5 चीजें। और टिपिकली ये सवाल आएगा 10 से 12 नंबर के लिए। टिपिकली ये सवाल आएगा 10 से 12 या 8 से 12 की रेंज में।
8 से कम आ रहा है तो बहुत सिंपल होगा या सादा सा सवाल होगा, 6-7 नंबर के लिए अगर आ रहा है। 8 से 12 की रेंज में नॉर्मली आपको वैक का सवाल मिलेगा इस रेंज के अंदर, और उसका एक रीजनेबल डिफिकल्टी लेवल होता है। अगर आप एक दफा अचीव कर लो तो आप ये सोचो कि जो 50 मार्क्स आपको लेने हैं उसमें से 10 नंबर यहाँ से डन हो जाएंगे। यानी अगर आपका पासिंग 100% है तो उसमें से 20% वैक से हो जाएगा। तो इसकी वेटेज को हल्का नहीं लो। ये 4 चीजें डिटरमिन करना और फिर उसके बाद वैक कैलकुलेट करना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, समझ आती है बात? सर इन 4 चीजों को जो हमें डिटरमिन करना है, ये जो 4 फैक्टर्स हमें डिटरमिन करने हैं, इसको हम 2 पोर्शंस में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक इक्विटी, दूसरा डेट। जब मैं इक्विटी पढ़ाऊंगा तो इक्विटी के अंदर क्या क्या देखेंगे हम? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और जब डेट पढ़ाऊंगा तो क्या क्या देखेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ डेट। सर प्रेफरेंस शेयर्स भी तो आ सकता है, वो इन्हीं तरीके से निकलेगा, उसी कोई अलग से कोई तरीका नहीं होगा, इसी तरह से निकलेगा, वन वे और दी अदर, या तो इक्विटी के मेथड से या डेट के मेथड से। जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं अपने किस चीज पर मूव करना है, ये सारा कुछ बेसिक हो गया। अब हमें मूव करना है सर इक्विटी की वैल्यूएशन के ऊपर। हाँ, हमें ये देखना है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? अब इसका एक छोटा सा एक नक्शा बना लेते हैं। सर हमारे पास मेथड्स किन कौन कौन से होंगे? हमारे पास मेथड्स होंगे 3। एक होगा डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, दूसरा होगा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, और तीसरा होगा कैपिटल एसेट प्राइसिंग। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इन 3 तरीकों को अब हम इक्विटी में अंडरस्टैंड करेंगे। इन 3 तरीकों से हमें मिलेगा क्या? सर ये 3 तरीके अप्लाई करने से हमारे पास क्या आउटकम आएगा? हमारे पास 2 आउटकम आएंगे, एक मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, दूसरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? क्लियर होता है? अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ठीक है? अब चूंकि हम वैल्यूएशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं कुछ बेसिक्स वैल्यूएशन के पहले यहाँ पे बताऊंगा और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी चीज को लेकर। सही? ये क्या है जी? मुझसे ऐसा ही बनता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता मैं। अच्छा, सही है। दिस इज योर होम। What do you want to do? You want to sell this, but आपको इसकी प्राइस नहीं पता। You don't know the price. घर है आपके पास, आप बेचना चाहते हैं, आपको प्राइस नहीं मालूम। किसी भी चीज की प्राइस डिटरमिन करना वैल्यूएशन कहलाता है। अग्री करते हो? जहां मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करनी है तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए पहले समझना पड़ेगा किसी चीज की वैल्यू निकलती कैसे है, किस तरह निकलती है। जब हमें वैल्यू निकालने की बेसिक पता होगी तो फिर हम यहाँ वैल्यूएशन कर सकेंगे। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? चलिए जी, अब थोड़ा सा समझते हैं। मुझे बताओ, आपको यहाँ पे अपने घर को सेल करना है, आपको प्राइस नहीं पता, इसकी प्राइस मालूम करने के कितने तरीके हैं? बताओ। आम जिंदगी में ब्रोकर होता है, हम ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर हमें वैल्यू बताता है। एक तरीका ये, दूसरा हर एरिया का अलग अलग हिसाब किताब होता है, स्क्वायर यार्ड स्क्वायर फीट के हिसाब से। एरिया में 2-3 और घर जाके देखते हैं, और उसको तो लोग आके पूछेंगे ना कितने का सेल कर रहे हैं, तो वो प्राइस कैसे मालूम होती है? नॉर्मली इस तरह का घर कितने में बन सकता है? एक्सीलेंट। आ जाओ, वन बाय वन जरा थॉट्स को लेकर चलते हैं। आप गए ब्रोकर 1 के पास, आपने ब्रोकर 1 से कहा यार घर बेचना है,
उसने बोला बड़ा आसान है, कोई मसला ही नहीं। अच्छा मैं वैल्यूज थोड़ी सी छोटी रखूंगा, आप अपने घर की कंपेयर नहीं कीजिएगा। उसने बोला जी आपका तो ये जो जमीनी हिस्सा है ये 10,000 रुपए का है, यानी इस घर में जो लैंड की कॉस्ट है वो 10,000 रुपए की है। जो कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर हुई है वो कंस्ट्रक्शन है मिसाल के तौर पे 5,000 की, लेकिन जब हम ऐसी कंस्ट्रक्शन करवाने जाते हैं तो हमें बिल्डर को मार्जिन देना पड़ता है। बिल्डर भी तो कमाएगा ना अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो मिसाल के तौर पे जो बिल्डर का मार्जिन है वो है यहाँ पे 1,000 रुपीज का। और कुछ आपके पास अच्छी चीजें मौजूद हैं जैसे कि पार्किंग स्पेस है, करीब में दुकानें हैं, स्कूल है, इस तरह की कोई चीजें, इम्यूनिटीज वगैरह, ये है 4,000 रुपए। उसने आपके घर की वैल्यू निकाली 20,000 रुपए। एक्सेप्ट करेंगे आप? नहीं करेंगे। आप गए ब्रोकर 2 के पास, आपने बोला ब्रोकर भाई घर बेचना है, ये हमारे घर है ये बेचना है। ब्रोकर ने बोला मसला ही नहीं है, आपका प्लॉट नंबर क्या है? आपने कहा जी 144। कैसे? बिल्कुल थोड़ा सा आगे 164, कुछ टाइम पहले मैंने सेल किया। अच्छा जी कितने का सेल किया? बोला जी मैंने कुछ टाइम पहले सिमिलर हाउस मैंने यहाँ पे सेल किया है 25,000 का, 25,000 का सेल किया है, सही, सिमिलर हाउस 25,000 का। लेकिन आपने बोला भाई वो तो कॉर्नर का था, नहीं मतलब वो तो कॉर्नर का नहीं था, हमारा घर कॉर्नर का है। कॉर्नर वाले घर के अंदर थोड़े बेनिफिट ज्यादा होते हैं, पार्किंग स्पेस मिल जाती है, लोकेशन थोड़ी स्ट्रेटेजिक होती है, हवा वगैरह का वो जो है वो थोड़ा सा फ्लो बेहतर होता है, सारी चीजें होती हैं। हमारा घर कॉर्नर का है, जो आपने सिमिलर घर बेचा वो कॉर्नर का नहीं था। ब्रोकर ने बोला आप उसका थोड़ा प्रीमियम रख लो, कोई मसला नहीं है। सिमिलर हाउस के साथ आपने कहा जी कॉर्नर का प्रीमियम रख लें, वेस्ट ओपन का एलिमेंट रख लें 2,000 का, आपके घर की वैल्यू बन जाती है 27,000। ये बन गई थी वैल्यू 2। क्या ये समझ आती है? ये समझ आती है? ये सबको अच्छी लगती है, आपको भी ये वैल्यू अच्छी लगी थी। यही वैल्यू जहन में रख के आप गए ईशा की नमाज पढ़ने के लिए। ईशा की नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे थे तो मस्जिद के दरवाजे के ऊपर आपको अपना एक कजन मिल गया। वो क्या करता था जी? वो था फाइनेंशियल एनालिस्ट, उसने CFA किया हुआ था, वो वैल्यूएशन का एक्सपर्ट था, वो ये सारी चीजों को समझता था। उसने बोला और भाई क्या हाल है? आपने कहा जी परेशान हूँ, सुबह से ब्रोकरों के चक्कर काट रहा हूँ। क्यों जी क्यों काट रहे हैं? जी वो मैंने तो घर बेचना है इसलिए काट रहा हूँ ब्रोकर का चक्कर। उसने कहा जी ये तो कोई मसला ही नहीं है, इसमें क्या इशू है? बोले घर की वैल्यू ही नहीं पता थी मुझे। तो क्या ब्रोकर ने क्या वैल्यू लगाई? एक तरफ आपने कहा जी 20,000 वैल्यू लगाई, एक ने 27,000 वैल्यू लगाई। आपका कजन कह रहा है मियाँ क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, ये तो तुम्हारे घर की वैल्यू बनती ही नहीं है। आपने कहा तुम्हें कैसे पता? कहा मैं अना फाइनेंशियल एनालिस्ट, अना वैल्यूएशन एक्सपर्ट, मैं ये सारी चीजें बेहतर समझता हूँ, मैं बताता हूँ आपके घर की वैल्यू क्या है। यहाँ पर आपके पास आपका वैल्यूएशन एक्सपर्ट आ गया। उसने बोला यार आपने MFA नहीं पढ़ा? बोला हाँ पढ़ा है, लेकिन सर मुजम्मिल की क्लास एक ही होती है हफ्ते में, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। उसने कहा देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे होता है। इस घर से अगर ये घर आज तुम किसी को सेल करते हो वो आगे किराए पे देता है तो इससे कितनी इनकम आएगी? मैंने बोला यार इस घर से एनुअल रेंट आ जाएगा 3,000 रुपए का, तकरीबन 3,000 रुपए का पूरे घर से एनुअली रेंट आ जाएगा। आपका कजन कहने लगा यार 3,000 का रेंट अगर आ रहा है, आपके घर से 3,000 का रेंट आ रहा है तो ये तो ताहयात आ सकता है। मैंने बोला हाँ। क्या तुम्हें परपिचुटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता? क्यूटी के अंदर पढ़ते हैं परपिचुटी, बोले तो ताहयात जो इनकम आती जा रही है, जो अमाउंट आता जा रहा है। अभी इसमें इन्फ्लेशन नहीं लाओ, मान लो रेंट बिल्कुल सेम है, सारी जिंदगी का रेंट यहाँ पे सेम, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट अभी नहीं लाते। 3,000 रुपए रेंट के ऊपर ये घर जिंदगी भर के लिए दिया जा सकता है। 3,000 रुपए रेंट के लिए ये घर जिंदगी भर के लिए दिया जा सकता है। अब आपका कजन जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है वो कहने लगा कि भाई रेंटल प्रॉपर्टीज में या जो प्रॉपर्टी मार्केट है वहां पे नॉर्मली जो आपका डिस्काउंट रेट इस्तेमाल होता है या कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस्तेमाल होती है वो है 10% की। तो क्या आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना नहीं आती? आपने बोला ये आता है मुझे, ये तो
कोई मसला ही नहीं है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलती है R अपॉन आई। करो R अपॉन आई जरा, कितना आया? 30,000। ये बन जाएगा R और ये बन जाएगा I। R अपॉन आई क्या बन गई? 30,000। अब आपका जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है, आपका जो कजन है, वो कह रहा है मियाँ ये बनती है तुम्हारे घर की वैल्यू, क्योंकि इससे मिलेगा 3,000 रुपए का रिटर्न पूरी जिंदगी के लिए। और जो प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर डिस्काउंट रेट चलता है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल चलता है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। इस डिस्काउंट रेट से मेरा मतलब है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे जो नॉर्मली रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, जिस रिटर्न की जरूरत होती है, वो 10% होती है। इस हिसाब से घर की वैल्यू क्या है? 30,000। जो 30,000 रुपए में इस घर को खरीदेगा, वो अपना रिक्वायर्ड रिटर्न जितना उसे चाहिए, जो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो तुम्हारे घर से अचीव कर सकता है। उसे सारी जिंदगी 10% का रिटर्न 3,000 के हिसाब से यहाँ पे मिलता रहेगा। अब बताओ वैल्यू किसकी पसंद आई तुम्हें? आपके कजिन की पसंद आई, आपको ये वैल्यू पसंद है। अब थोड़ा सा चलो अंग्रेजी बातें करते हैं। सर अंग्रेजी बातें क्या है? ये कहलाती है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। वैल्यूएशन की दुनिया में बहुत मेथड्स हैं। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, फ्री कैश फ्लोस, कंपैरेटिव वैल्यूएशन, अर्निंग्स मल्टीपल, पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग्स यील्ड, बहुत मेथड्स हैं। लेकिन इन तीनों की जो फाउंडेशन है, इन सारे मेथड्स की जो फाउंडेशन है, वो ये 3 मेथड्स हैं। ये 3 मेथड्स जिसको समझ आ गया उसको वैल्यूएशन समझ में आ गई। इससे बाहर कुछ नहीं है, जो है वो यही 3 है। कोई भी मेथड आप दुनिया का उठा लो, इन्हीं 3 में से किसी एक की झलक आपको उसमें दिखेगी, रिफ्लेक्शन दिखेगी। ये सबसे बेसिक अंदाज है वैल्यू निकालने का, सबसे बेसिक। सर एसेट बेस्ड वैल्यूएशन का मतलब दरो दीवार की कीमत है सर, ये इसलिए यही लगाया ना, जमीन कितने की दीवार कितने की, प्रैक्टिकली यही लगाया। अगर आज मैं खाली दुकान खरीदने जाऊंगा तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? नॉर्मली इसी तरीके से करूंगा। ये कहलाती है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। सर क्या ये इररिलेवेंट होती है? नहीं, ये भी रेलेवेंट होती है, लेकिन ये रेलेवेंट होती है ऐसी कंपनीज के लिए जो नॉन गोइंग कंसर्न है, जो बंद होने जा रही है। अब जो कंपनी ही बंद होने जा रही है, उसकी कोई गुडविल नहीं, उसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं, कोई कस्टमर लॉयल्टी नहीं, कोई सक्सेस फैक्टर नहीं, कुछ भी नहीं। तो वहां पे क्या वैल्यू दोगे? वहां पे दरो दीवार की वैल्यू दी जाएगी, दरो दीवार की वैल्यू दी जाएगी ना, उससे ज्यादा कोई कीमत अदा करोगे? कुछ भी नहीं। सर ये कहलाती है नंबर 2 पे, दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव वैल्यूएशन। या इसको एक और नाम दिया जाता है मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन। इसके अंदर क्या किया? मिलते जुलते एसेट से कंपेयर कर दो सर, मिलते जुलते एसेट से कंपेयर कर दो। अभी यहाँ पे किसी ने सवाल पूछा था टीआरजी के बारे में, आईटी कंपनी है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। जब एक आईटी कंपनी का स्टॉक चलना शुरू होता है, उसको देखा देख दूसरों का भी चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम चीजों को कंपेयर करते हैं। इसलिए जिन इलाकों में घोड़े की कीमत बढ़ जाती है, वहां गधे भी महंगे हो जाते हैं। क्यों? लोग क्या कर रहे हैं? आपस में दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, आपस में दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? ये कंपेरेटिव वैल्यूएशन कहलाती है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव तरीका होता है अपनी चीज बेचने का। किसी एक चीज का ट्रेंड चला हुआ है, अब आजकल तुम्हें गाड़ियां दिख रही हैं आराम से? नहीं, गाड़ियों के ऊपर कितना टाइम पीरियड है? साल, 6 महीने, 8 महीने की बुकिंग है, बहुत मुश्किल से गाड़ी मिल रही है, और इंपोर्ट पर बैन लगा हुआ है, इंपोर्टेड गाड़ी अवेलेबल नहीं है। आज आप गाड़ी लेने जाओ, जिसके पास गधा पड़ा हुआ है वो भी महंगे में बेच रहा है। ये गाड़ियों की मार्केट का इस वक्त हाल है। क्यों? डॉलर की वजह से गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर तो बैन लगाया हुआ है। ऑप्शन बचता कौन सा है? लोकल गाड़ियां। ये लोकल गाड़ियां बेचारी हाईवे पे किसी से टकराती हैं तो जमीन के साथ स्टिकर बन जाती हैं, लेकिन मजबूरी क्या है? लेना इसी गाड़ी को है। तो जब इस गाड़ी को लेना है तो फिर यहाँ पर अगर घोड़े महंगे हुए तो फिर गधे भी महंगे हो जाएंगे। हाँ, सीजनल इम्पैक्ट होता है, उसमें बुरी चीज भी हो निकल जाती है टेक्निकली। रियल एस्टेट की मार्केट इस वक्त बहुत बुरी तरह बैठी हुई है, क्योंकि बिजनेस बैठा हुआ है, लोगों के पास पैसे नहीं है, ये जिसके पास वो फंसे हुए हैं
बायर नहीं मिल रही, तेजी से ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो इस वक्त रियल एस्टेट में आपको अच्छी से अच्छी चीज थोड़ा सा सस्ती मिल जाएगी। लेकिन जब इसका सीजनल इफेक्ट आएगा तो बुरी से बुरी प्रॉपर्टी भी महंगी मिल रही होगी, क्योंकि उसका सीजन आया हुआ है, उसका ट्रेंड आया हुआ है, उसकी प्रेफरेंस आएगी। पड़ा है ना यार, फ्लड विक्टिम्स का इम्पैक्ट पड़ा है हमारे पास, अच्छी कॉटन नहीं है, टेक्सटाइल को बहुत इम्पैक्ट हुआ है इसका, बहुत इम्पैक्ट हुआ है। रियल एस्टेट पे भी पड़ा है, फर्टिलाइजर पे पड़ा है, फर्टिलाइजर पे पड़ा है, डाप की सेल्स रुक गई हैं, फसल नहीं है, खाद किस में डालेंगे, फर्टिलाइजर किस में डालेंगे? फ्लैट्स पे किस में कह रहे हो? टेक्सटाइल, कॉटन, हमारी एक्सपोर्ट पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया है, फर्टिलाइजर पे इतना नहीं आया जितना एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे आया है, बहुत फर्क पड़ा है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में। और अभी 3 महीने तक मजीद फसल नहीं लगेगी, तो दिसंबर भी, हम नवंबर में भी लग नहीं रहा कि जो अप्रैल वाली फसल होती है वो दिसंबर में लगती है, तो उसके इम्कानात नहीं है कि हो जाएगा। हालांकि ये क्या कहलाती है? कंपेरेटिव वैल्यूएशन। ये तीसरी है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन। इसमें हम क्या कहते हैं? इसमें हम कहते हैं यार ये मत बताओ कि दरो दीवार की कीमत क्या है, ये भी मत बताओ कि मिलते जुलते एसेट की कीमत क्या है, ये बताओ कि इस एसेट से कैश कितना आएगा, जितना कैश आएगा उसको हम अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। दिस इज टेक्निकली व्हाट, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू। सवाल? इसका मतलब ये तरीके से मालूम हो रहा है कि हमारे घर जो है वो 10 साल तक चल सकेगा। 10 साल कैसे निकाला तुमने? एनुअल रेट पूरे साल का 3000 3000 आ रहा है, ठीक है, और प्राइवेट वैल्यू 30 कह रहे हैं 30,000 है। 30,000 है, तो 10 साल में तो पैसे रिकवर हो जाएंगे, रेंट थोड़ी आना बंद होगा। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, प्रॉपर्टी होती तो मैं 10 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालता, आर वाला फॉर्मूला, एनवीटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करता, आर बन जाता 3000, मैं 10% का डिस्काउंट रेट लेता और 10 साल के लिए ले लेता। 10 साल में कुल मिला के 120 इंस्टॉलमेंट्स आती हैं, 3000 को तुम डिवाइड करो, पर मंथ इंस्टॉलमेंट 250 होती है, या 10 साल ले लो तो 3000 को 10 साल के बाद देख लो 30,000, वो तुम 10 साल की ईयर पे डिस्काउंट कर लेते। मैंने वो थोड़ी किया, मैंने परपेचुइटी का फॉर्मूला लिया। परपेचुइटी मतलब मैं ताहयात देख रहा हूँ उसको, 60 70 80 साल जब तक ये घर रहेगा मुझे अमाउंट देता रहेगा। थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, समझ आ जाए तो फबिया, नहीं समझ आए तो मसलन टेंशन नहीं लेना। परपेचुइटी का जो फॉर्मूला होता है ना, ये 30 साल तक की प्रेजेंट वैल्यू देता है। 31वें साल प्रेजेंट वैल्यू इतनी छोटी हो चुकी होती है कि वो नेग्लिजिबल टू जीरो होती है, इतनी छोटी हो चुकी होती है। जरा तुम्हारा टाइम पीरियड जितना बड़ा होता जाएगा प्रेजेंट वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो 31वें 32वें 33वें साल में इतनी कम हो जाती है कि वो जीरो के करीब आ जाती है। इफेक्टिवली ये फॉर्मूला तुम्हें 30-35 साल की प्रेजेंट वैल्यू देता है बस। और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी चलती भी इतना ही है, 36वें साल 38वें साल बिल्डिंग लीक हो चुकी होती है, हालात बुरे हो चुके होते हैं, कोई वहां पर रहना चाहने लगे तो उसको मेजर ओवरहॉलिंग की जरूरत होती है या रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है बेसिकली। वो फिर हम वैल्यूएशन को टेक्निकल कर देंगे, वो भी इस लेवल पे है नहीं, उसकी टेंशन अभी नहीं लो, वो उस लेवल पे नहीं है। वो जब मैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पढ़ाऊंगा तो थोड़ी सी हिंट वहां पे दे दूंगा, वहां हिंट मिल जाएगी। नहीं, ये वही रहेगा। इसके अंदर जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वो डिटरमिन करने के लिए हम कैश फ्लो मॉडल इस्तेमाल करेंगे, तो वो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अब आ जाओ थोड़ा सा इधर इस केस में कि इक्विटी की प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होगी, ये मिटा दूं। ये बेसिक्स हैं, कोशिश करो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन मत छोड़ना, जो सवाल पूछना हो पूछ लेना जी। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में पढ़ेंगे, इसका पूरा मेथड आएगा। चलें जी, अब यहां पे देख लो,
एक कंपनी के स्टॉक की क्या हालत होती है नॉर्मली, ये मान लो ईयर 0 है, यहां पे मैं करता हूं किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट, ये ईयर 1 है, ईयर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड अप टू इंफिनिटी, ये चलता रहेगा। कंपनी में कभी भी हम ये नहीं सोचते कि ये 5 साल के लिए बनी है, 10 साल के लिए बनी है। कंपनी हमेशा बनती है फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। तभी उनको क्या कहा जाता है, गोइंग कंसर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोइंग कंसर्न कहा जाता है। जहां मुझे डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, अग्री करते हो, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए। सर कंपनी ना दे तो भाई, अगर नहीं देगी तो स्टॉक की प्राइस बढ़ जाएगी। कैपिटल एप्रिसिएशन हो या कैश डिविडेंड हो, दोनों कहां शामिल होता है, डिविडेंड में शामिल होता है। यहां मिलेगा, सर अगर मैं 1 मिनट के लिए अज्यूम करूं कि डिविडेंड कांस्टेंट है, कंपनी जितना कमा रही है सारा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा कि कंपनी डिविडेंड को रोक रही है, विथहोल्ड कर रही है। कंपनी कमा रही है, सारा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, 100% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कांस्टेंट डिविडेंड है। 10 रुपए दे रही है तो 10 रुपए दिए जा रही है हर साल। हर साल वो लाख रुपए कमाती है, करते 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 10,000 की इनकम आती है, 10,000 शेयर होल्डर्स है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करती है, सबको 10-10 रुपए का डिविडेंड मिल जाता है। कंपनी टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। मुझे बताओ, ऐसी कंपनी के स्टॉक की मार्केट वैल्यू, क्या उसके फ्यूचर के तमाम डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू नहीं है? सवाल रिपीट करता हूं, यहां प्रेजेंट वैल्यू क्या थी? यहां प्रेजेंट वैल्यू थी जिंदगी में जितना भी रेंट मिलेगा उस सारे रेंट की प्रेजेंट वैल्यू तुम्हारे घर की मार्केट वैल्यू बन गई। रेंट कहां से आ रहा था? घर से आ रहा था। रेंट कहां से आ रहा था? घर से आ रहा था। यहां पे डिविडेंड कहां से आ रहा है? स्टॉक से आ रहा है। तो क्या स्टॉक की मार्केट वैल्यू फ्यूचर में मिलने वाले तमाम डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू नहीं है? नहीं सर, क्यों नहीं है सर? सर वो तो प्रॉपर डिपेंड करेगा। अरे 1 मिनट के लिए मान लो कांस्टेंट डिविडेंड सेम दे रही है कंपनी, ये फ्लक्चुएशन भूल जाओगे, बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है, हम उसकी मैथ को समझ रहे हैं अभी कि वैल्यूएशन निकलेगी कैसे। मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि स्टॉक की प्रेजेंट वैल्यू, डिविडेंड्स की तमाम प्रेजेंट वैल्यू, इस स्टॉक की आज मार्केट वैल्यू नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सर होनी चाहिए। किस बेस पर? कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन के ऊपर। बिल्कुल ये वाली एनालॉजी जो हमने रेंट के केस में अप्लाई की, बिल्कुल ये वाली एनालॉजी जो हमने रेंट के केस में अप्लाई की, ये पूरी की पूरी एग्जैक्टली, वो थक जाएगा कैमरा यहां करके, स्टॉक के केस में हमने अप्लाई की। यानी स्टॉक के केस में मार्केट वैल्यू ऑफ अ स्टॉक is equals to present value of all the future dividends. Present value of all the future dividends. आगे मिलने वाले जिंदगी में जितने डिविडेंड्स हैं उनकी अगर मैं आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं तो वो आज स्टॉक की क्या बन जाएगी? मार्केट वैल्यू बन जाएगी। मार्केट वैल्यू बन जाएगी। ये नॉर्मली हमारा फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है, market value of equity is equals to dividend upon cost of equity. Cost of equity is what? Cost of equity is your discount rate. This is cost of equity. This is your discount rate. And this is 100% constant dividend by the कंपनी। सर कंपनी तो आगे जाके अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो ये तो ग्रो भी करेगा, ये भी होगा, सब बात तुम्हारी सही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। यहां का स्टेप क्या है? सिंपल कांस्टेंट डिविडेंड अज्यूम करो। डिविडेंड में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रही। कंपनी हर साल 10 रुपए कमाती है, 10 रुपए दे देती है, 10 रुपए कमाती है, 10 रुपए दे देती है। हर साल यही पैटर्न होता है, हर साल यही पैटर्न होता है। 10 रुपए कमाए, 10 रुपए दे दिए, तो प्रैक्टिकली वो क्या कहलाता है? वो कांस्टेंट डिविडेंड कहलाता है। ये रहा केस, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। इसमें डिविडेंड कांस्टेंट है, जहां डिविडेंड चेंज होगा वहां पे मॉडल होगा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। वो एक अलग मॉडल है, वो जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। यहां पे क्या मतलब है सर? डिविडेंड अपॉन के,
डिविडेंड अपॉन के। और इसी को अगर तुम ड्राइव करो, डेरिवेशन बनाओ इसकी, तो बन जाएगा, अगर एग्जामिनर ने के दिया हुआ है, डिस्काउंट रेट दिया हुआ है और मार्केट वैल्यू मांगी है, तो क्या करना है, डिविडेंड से डिस्काउंट रेट को डिवाइड। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू दी है, डिविडेंड दिया हुआ है, के ही मांगा है, तो के इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू। दिस इज डेरिवेशन। सर ये तो आप कंफ्यूजिंग हो गया, आपने मार्केट वैल्यू से के से मार्केट वैल्यू निकाल ली और यहां पे मार्केट वैल्यू से के ही निकाल ली, तो पहले क्या आया? सोचने वाली बात है ना कि पहले क्या आया। तो भाई पहले के ही आया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कौन से मेथड से आया? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से आया। तो अभी हमने पढ़ा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा आगे करेंगे इसको। हाँ भाई, ये बाय डेरिवेशन है, दिस इज बाय डेरिवेशन। समझ आ रही है बात? सिंपल मैंने यहाँ पे ड्राइव किया, के को यहाँ कर दिया, मार्केट वैल्यू को यहाँ कर दिया। तो सबसे आसान, सरल और सिंपल तरीका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का क्या है? सबसे आसान और सिंपल तरीका, सरल तरीका क्या है? डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये किस पे बेस करता है? ये कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन पे बेस करता है। अभी इन्फ्लेशन वगैरह ये सब चीजों का इंपैक्ट भूल जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, आसानी से, आहिस्ता आहिस्ता। अभी आप सेरेलैक पर हैं, फिर दांत आ जाएंगे तो रोटी भी खाएंगे, फिर उसके बाद पिज्जा भी खाएंगे, फिर एग्जाम में चिकन टिक्का आएगा इतना बड़ा, हाजमा खराब अभी नहीं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान आसान लेके चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। और जब सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, चैप्टर के एंड पे आपके पास हर चीज का जवाब होगा कि ये कंडीशन है तो क्या है, वो कंडीशन है तो क्या है, वो कंडीशन है तो क्या है। जब तक हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को नहीं पढ़ते, अभी इन्फ्लेशन के चक्कर में, टेंशन में नहीं जाते। डू वी गेट इट एवरीबॉडी? हाँ, परपेचुअलिटी में जा रही, क्योंकि कंपनी परपेचुअल होती है। कंपनी कभी भी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 4 दिन, 6 दिन इसके लिए नहीं बनती। यूनिलीवर को कितना टाइम हो गया? एनीवन नोज? यूनिलीवर कितना टाइम हो गया? 110 साल से ऊपर हो गया। 110 साल से ऊपर हो गया। फर्ग्यूसन पीडब्ल्यूसी का नाम सुना है? हमारी जो ये फर्ग्यूसन है कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इसको कितना टाइम हो गया? 125 साल से ज्यादा हो गए। 2022 चल रहा है, 128 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान से पुरानी है ये जी, बिल्कुल। अलेक्जेंडर फ्लेचर फर्ग्यूसन, ही वाज द पर्सन हु केम टू पाकिस्तान फ्रॉम स्कॉटलैंड, इंडो पाक। जब भी पाकिस्तान नाम हुआ ना आजादी के टाइम पे, उससे पहले इंडो पाक, उस बंदे ने आगे ये फर्म बनाई, ये आज तक चल रही है, ये आज तक चल रही है। और आज कोई भी अलेक्जेंडर फ्लेचर फर्ग्यूसन का बेटा नहीं है जो इस फर्म को चला रहा है। इट्स एन ऑटोमेटेड मॉडल। हर दफा लोग पार्टनर बनते हैं, 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। जो पार्टनर बनते हैं वो इस फर्म को चलाते हैं। मतलब कह सकते हो पीडब्ल्यूसी के साथ उनकी एसोसिएटेड एसोसिएशन है, पीडब्ल्यूसी भी टॉप फर्म है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ये इंटरव्यू में कभी नाम नहीं याद होते थे। इंटरव्यू पूछते हैं भाई पीडब्ल्यूसी में इंटरव्यू देना है, पीडब्ल्यूसी का मतलब क्या है पूरा? हाँ, ई वाई पीडब्ल्यूसी कॉपर का काम नहीं भाई, ऑडिट ये कोई पानी वाटर हाउस। बेसिक फॉर्मूला समझ में आया? तो भाई ये जो हमारा मेथड 1 है, ये कहलाता है डिविडेंड, बोलो भाई, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। और अगर मैं पूछूं कि इसके पीछे बेसिक साइंस क्या है, तो साइंस कौन सी है? कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन। ये तरीका डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है, लेकिन ये निकला कहां से, ड्राइव कहां से हुआ है? कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन से। ये बीएफडी तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बीएफडी में मैं यहाँ पे एक और मेथड पढ़ाऊंगा तुम्हें, फ्री कैश फ्लोस टू द फर्म और फ्री कैश फ्लोस टू द इक्विटी। वो फ्री कैश फ्लो बेस्ड होगा, ये डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है। एज इट इज तुम लोग बीएफडी में पढ़ोगे, एज इट इज। समझ आती है बात? डू वी गेट इट? सवाल हैंड आउट पे आ जाओ। अब देखो पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के नीचे क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट डिविडेंड व्हिच इज डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। क्वेश्चन नंबर 1, a company is expected to pay an annual dividend of rupees 1.7 per share for the foreseeable future. एक कंपनी आपके पास वो 1.7 रुपीज का डिविडेंड दे रही है पर शेयर
फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, जब तक आप सोच सकते हैं तब तक, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी इज एस्टिमेटेड एट 9%। ये क्या दिया है? केई दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? केई दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑफ द कंपनी। शुरू हो जाए, जमाई लेते हुए शुरू हो जाए। 18 सर सिंपल है, आप इतनी लंबी क्या कर रहे हैं? ये आगे आएगा थोड़ा मुश्किल। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन के। कितना है डिविडेंड? 1.7। के कितना है? 9%। कितना आया? 18.89 पर शेयर। 18.89 पर शेयर। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए होते तो क्या मैं मल्टीप्लाई करके पूरा इक्विटी का कंपोनेंट निकाल लेता? निकाल लेता। और फिर वो किसके फॉर्मूले में यूज होता? वैट के फॉर्मूले में यूज होता। वैट के फॉर्मूले में मार्केट वैल्यू पर शेयर नहीं होती है, सारे नंबर ऑफ शेयर्स की मार्केट वैल्यू होती है। ये मार्केट वैल्यू कैसी है? ये पर शेयर। ठीक। ऑनलाइन में किसी का सवाल? गौरव कहते हैं सर डिस्काउंट रेट में इन्फ्लेशन का, वो अभी भूल जाओ, उसकी टेंशन नहीं लो अभी। इसका पार्ट नंबर बी करें। क्वेश्चन नंबर 2 करें, इसके नीचे जो आ रहा है। अब आ रही आवाज? सॉरी, वो एक कॉल आ गई थी, मैंने म्यूट कर दिया था माइक। म्यूट करना पड़ता है, वो हमारे टीचर थे इसी तरह, वो माइक म्यूट करना भूल गए थे। उनके घर से फोन आया हुआ था, वो बेचारे बात करने बाहर गए, माइक म्यूट नहीं किया हुआ था, तो उनकी आवाज एकदम से, अभी तो जोड़ा दिलाया था 4 दिन पहले, हम दोबारा क्यों लेना है? फिर 3-4 सेकंड बाद उन्होंने बोला अच्छा ले लो ले लो ले लो। तो वो दिन आज का दिन है, मैं माइक म्यूट करना नहीं भूलता, लेकिन अनम्यूट करना भूल जाता। सिंपल भाई, पार्ट बी किया है हमने यहाँ पे। के इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू। डिविडेंड 5 रुपए, मार्केट वैल्यू 100 है, के आपकी 5% है। यही टेबल में आएगा? नहीं नहीं वो तो ट्रेलर है, पेपर में मूवी आएगी। पहले कभी टीजर हो गया, पेपर में ये आएगा। हॉन्टेड बिल्डिंग है ना आई कैप की, डर लग गया देख के आदमी को बाहर से। अब हम लोग जाते हैं, मैं बिग मेंबर्स भी मेंबरशिप लाउंज में जाते हैं, इस तरह से यकीन नहीं आता यहाँ हम पेपर्स देने आया करते थे। अब तो बिल्कुल मतलब अलग ही, वो आप लोग एंटर होते ही राइट साइड पे जाते हैं, जो पार्किंग की साइड से पीछे से रास्ता है बैठने का, हॉल वॉल जो बने हुए, हम लोग एंटर होते ही लेफ्ट साइड से जाते हैं, रिसेप्शन से लेफ्ट साइड पे, वहां पे जाके आगे मेंबर्स लाउंज शुरू होता है। मेंबर्स लाउंज के बाहर फेस डिटेक्शन डिवाइस लगी हुई है, उसमें खड़े रहते हैं, चेहरा तो फौरन से मेंबरशिप नंबर लिखा हुआ आ जाता है, जी आप फला साहब हैं, आपका ये मेंबरशिप नंबर है। तो दरवाजा ओपन करके अंदर जाते हैं तो आपने मेंबरशिप लाउंज है, उधर बैठ के आप बात कर सकते हैं। उसके अलावा में डिस्कशन रूम है, उसके अलावा में टीवी रूम है, फिर यहाँ पे जिम बना हुआ है, फिर यहाँ पर इस तरफ आते हैं तो कोई वर्क रूम बना हुआ है, इस तरह से पूरा एक फ्लोर है जो मेंबर्स के लिए। तो इज्जत देख के ना आपको यकीन नहीं आता कि यार आप यहाँ पेपर देने आया करते थे और दुआ करते थे कि ये आखिरी बार हो जो मैं देने आया हूँ। तो अगर एसपीएम नाम है, उस वक्त बीएमएस होता था, बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी। वो पेपर मैंने फाइनल में 3 बार दिया है।
बाकी कोई पेपर अल्लाह का शुक्र 3 बार नहीं। जो टीचर ने एक पेपर को 3-4 अटेम्प्ट दिए ना वो सब्जेक्ट जरूर पढ़ाता। हाँ उस वक्त वो 3 दफा दिया था भाई, पहली बार दिया मॉड्यूल ई के 4 पेपर दिए तो 3 निकल गए, ये बीएमएस रुक गया। अब ये थियरी था तो मैंने बाकी सबको सही से ध्यान दिया था, इसको कम दिया था तो चलो नेचुरली ये रुक गया। अब हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने 5 दिए थे, 5 निकाले थे, हमने कहा हम भी निकाल सकते हैं। हमने ई का 1 पेपर लिया और एफ के 4 पेपर लिए, टोटल हो गए 5। अब उसमें भी सारे टैक्सेशन, उसमें नंबर्स थे, मजा आता था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टिंग था, मजा आता था, बीएफडी फाइनेंस था, पूरा ये नंबर्स थे, अगेन उसमें इंटरेस्ट था, और ऑडिटिंग था, वो फॉर्म में करते थे, इंटरेस्ट था, रह गया ये बीएमएस। ये बेचारा फिर सैक्रिफाइस हो गया, फिर इसको सही से नहीं पढ़ा। लेकिन इस बार 5 दिए तो 4 नहीं निकले, इस बार सिर्फ 2 निकले, 3 रह गए। तो फिर वो जो 3 रह गए उसमें ये था बीएमएस, टैक्सेशन और ऑडिटिंग। मतलब 5 दिन लाइन से थे ना पेपर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ऐसे पेपर। ट्यूसडे बीएफडी, वेडनेसडे वाज ऑडिट, थर्सडे वाज मैथ, फ्राइडे वाज बीएमएस, सैटरडे वाज टैक्सेशन। तो मेरे शुरू के ही 2 निकले बस, बाकी 3 पेपर में मुझे एहसास हो गया कि मेरी नींद नहीं हुई थी तो मेरा पर्चा नहीं निकला। लेकिन बहरहाल फिर ये 3 दिए तो ये 3 निकल गए, तो 3 अटेम्प्ट में फाइनल हो गया, अल्लाह का शुक्र हो गया जी। पार्ट बी, चलो अब सर जिंदगी भर ये कांस्टेंट डिविडेंड नहीं रहेगा, जिंदगी भर ये डिविडेंड आपका, ये मिटा दूं, कॉपी कर लो आराम से। कॉपी के लिए मैं टाइम देना भूल जाऊं तो याद दिला दिया करो, मैं टाइम दे दूंगा। पीडब्ल्यूसी में लोग आते बहुत गुस्से हैं, केपीएमजी में मिल जाए, ईवा में मिल जाए, पीडब्ल्यूसी में मिल जाए, उसके बाद फिर जब काम आता है ना तो उससे भागते हैं। फिर आए क्यों थे भाई आप यहाँ? मौत को में बाइक चलाऊंगा, फिर पार्क करके खड़ा हो आदमी, नहीं करते ना लोग उस वक्त काम। चले जी, अब आ जाए यहाँ पे एवरीवन। सर अब हमारे पास दूसरा मॉडल आता है, दिस इज बेसिकली डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का क्या मतलब है सर? व्हाई डू वी नीड ग्रोथ, और हम यहाँ पे ग्रोथ की बात क्यों कर रहे हैं? एक्सीलेंट आंसर कि सर कंपनी वक्त के साथ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाती है, उस बढ़ने की वजह से इसके यहाँ पे जो है वो ग्रोथ आती है। सर फिर जब डिविडेंड ग्रोथ आ जाएगी, तो फिर हम किस तरीके से मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करेंगे? तो वहां पे बड़ा सिंपल तरीका होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू डी नॉट इंटू 1 + g अपॉन के माइनस डी। सर ये डी नॉट कौन सी बला है, पहले तो इस पे बात कर लेते हैं। दूसरा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए डी नॉट इंटू 1 + g अपॉन मार्केट वैल्यू प्लस, whereas डी नॉट is the latest dividend जो 2 मिनट है तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं सही। and G is the growth rate of future dividends। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, यहां पर आ जाओ, ये नजर आ रहा है बिल्कुल ये 0 पे, जहां जो कंपनी ने डिविडेंड दिया होता है ये कहलाता है डी नॉट। अगले साल का डिविडेंड पहले साल पुराना, अगले साल का, अगले 1 साल का फ्यूचर का D1 कहलाता है, फिर D2, D3, D4 सो ऑन सो फोर्थ, ये चलता चला जाता है आपके पास सही। जैसे जैसे साल आगे बढ़ते चले जाते हैं डिविडेंड इंक्रीज करता चला जाता है, क्यों? कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमाती है, अपने ऑपरेशंस को इंप्रूव करती है, एक्सपेंशन की तरफ जाती है, कभी कभी डिविडेंड नहीं देके पैसा बचा के नई फैक्ट्रीज में लगा देती है, नए प्रोडक्शन यूनिट्स में लगा देती है, नई कंपनीज एक्वायर कर लेती है। जैसे आप कोलगेट पामोलिव नाम सुना है? कोलगेट टूथपेस्ट का नाम तो सुना होगा, मैकडॉनल्ड्स इन्हीं का है। पाकिस्तान में जो मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज है, नहीं इंटरनेशनल नहीं, पाकिस्तान में जो मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज है वो इन्हीं के पास है।
इन्हीं लोगों के पास है। आपके घर पे कभी ऑनलाइन दराज से कोई चीज आई है? एक ब्राउन कलर के कार्टन में आती है वो, या छोटा डब्बा होता है, बॉक्स होता है। ये सेंचुरी पेपर बनाती है कंपनी, सेंचुरी पेपर भी इन्हीं का ही है। 26 से 27 कंपनीज का ये ग्रुप है, पूरा पूरा ग्रुप है। क्या एक दिन में बन गया? नहीं, 2-3 जनरेशन इस बिजनेस को चला रही हैं। लखानियों का ग्रुप है ये बेसिकली। कोलगेट पामोलिव के अंदर इन्होंने कोलगेट इंटरनेशनल की 40% इक्विटी के साथ फ्रेंचाइज ली हुई है। कोलगेट यहाँ बेच सकते हैं, इनके पास राइट है इसको बेचने का, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इनकी मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज इनके पास है, सेंचुरी पेपर कंपनी है इनके पास है, और भी मुख्तलिफ कई बिजनेसेस हैं जो ये करते हैं। तो ये कैसे हुआ? वक्त के साथ आहिस्ता 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 ये ग्रो करते चले गए, बड़े होते चले गए। तो इसी तरीके से इनका डिविडेंड भी बड़ा होता चला गया, इनकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी ग्रो होती चली गई। कोलगेट शुरू हुआ था शायद 10, 20, 50 रुपए के स्टॉक से, आज हजारों में इसकी बात। अगर 4-5 हजार रुपए का कोलगेट का स्टॉक चल रहा होगा, बहुत ही लिक्विड है, उसमें ट्रेड नहीं होती ज्यादा, लेकिन एक वैल्यू को उसने अचीव किया है। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स, नॉर के नूडल्स देखें, इसको अक्सर लोग किन्नौर पढ़ते हैं, नॉर के नूडल्स देखें, बिल्कुल देखे होंगे सर। वर्ल्ड्स की आइसक्रीम खाई है, मैग्नम, फीस्ट, कॉर्नेटो, काटेडोर, चॉक बार। सर पॉकेट मनी के हिसाब से नाम ले, ये क्या कर रहे हैं? चॉक बार, ये सारी चीजें आपने इस्तेमाल की हैं। और क्या आता है इनका? लक्स, लाइफ बॉय, और सनसिल्क शायद इनका नहीं है, बालक, ये सारी नहीं, सेफगार्ड पीएनजी का है, वो पीएनजी का। ये सारे ब्रांड्स इनके हैं। तो क्या ये एक दिन में इतने सारे बन गए? नहीं सर। कोलगेट वालों का मेरे ख्याल लेमन मैक्स बाहर आता है, वो इनका ब्रांड है। पामोलिव साबुन आता है, वो इनका ब्रांड है। क्या एक दिन में बन गए? नहीं सर, ये वक्त के साथ साथ ग्रो करते चले गए, एक्सपैंड करते चले गए, अपने प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो को बढ़ाते चले गए। ऐसी कंपनी का डिविडेंड कैसे यहाँ पे डिस्काउंट रेट निकाला जाएगा? यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स का स्टॉक एक जमाने में 100-500 रुपए का था, आज 24,000 का है। एक स्टॉक 24,000 रुपए का है। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स का मिनिमम शेयर होल्डर बनने के लिए आपकी तनख्वाह 25,000 होनी चाहिए, जिसमें से आप कुछ भी यूज ना करें तो आप खरीद सकते हैं। 24,000 का है, 21 से 24,000। नेस्ले 6,000 का है एक स्टॉक परचेज करने की मैं बात कर रहा हूँ। समझ आ रही बात? ये वैल्यू ओवर द पीरियड डिटरमाइन हुई है। अब सर इसमें मार्केट वैल्यू किस तरीके से निकलती है? इसमें मार्केट वैल्यू इस तरीके से निकलती है कि आप इन तमाम फ्यूचर के डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं। वो निकालने का फॉर्मूला क्या है? वो है लेटेस्ट डिविडेंड। डी नॉट का मतलब लेटेस्ट डिविडेंड, जो बिल्कुल कंपनी ने अभी पे किया है। लेटेस्ट डिविडेंड टू 1 + G अपॉन KE माइनस G। लेटेस्ट डिविडेंड 1 + G अपॉन मार्केट वैल्यू प्लस सर G क्या है? ग्रोथ रेट है। मिसाल के तौर पे मैं एक्सपेक्ट करता हूं वही कंपनी 4% से ग्रो करेगी। कंपनी का डिविडेंड हर साल 10% से ग्रो करेगा। कंपनी का डिविडेंड हर साल 12% से ग्रो करेगा। क्या ये फ्यूचर का कोई एक्यूरेट नंबर होता है? नहीं सर, एस्टिमेटेड नंबर होता है। अब 2019-18 में लोगों ने क्या क्या सोचा था, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। 20 में क्या हुआ? कोविड हो गया, सबके लग गए ना। तो टेक्निकली स्पीकिंग आप बहुत सोचते हैं कि जी ये वाली ग्रोथ अचीव होगी, वो परसेंटेज अचीव होगी, ये एस्टिमेटेड नंबर है। यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? फ्यूचर की ग्रोथ अज्यूम कर रहे हैं कि फ्यूचर में डिविडेंड इससे ग्रो होगा। सर डी नॉट इंटू D1 जब आप जाएंगे ना, तो ये मिसाल के तौर पे अगर 10 रुपए है और ये 12 रुपए है, इसका मतलब 20% की ग्रोथ है। 20% की ग्रोथ है। D1 के अंदर D नॉट प्लस ग्रोथ इज D1। अगर आप लेटेस्ट डिविडेंड में एक साल की ग्रोथ डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? एक साल बाद का डिविडेंड बन जाएगा। समझ आती है ये बात? पॉइंट क्लियर होता है सबको? पॉइंट क्लियर होता है ये? तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। आईकैप आपको कभी कभी लेटेस्ट डिविडेंड नहीं देगा, एक साल बाद का डिविडेंड दे देगा। तो फिर वहां पे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू D1 अपॉन KE माइनस G, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा D1 अपॉन मार्केट वैल्यू प्लस ग्रोथ। तो आपको ये 1 + G लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि D नॉट इंटू 1 + G इज इक्वल्स टू D1। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड ही है वो, और कुछ नहीं है। क्या ये बात समझ आई? ग्रोथ का मतलब है किस परसेंटेज से डिविडेंड मेरा बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। जी वो हमें कैलकुलेट करना होगा। मतलब KE का देना पहले इसमें भी किया हुआ है, लेकिन जब हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं उसमें जी वो पूछ रहे हो? यहाँ देखो कैसे हुआ वो।
everyone over here, market value of equity d naught into 1 plus g upon ke minus g. अब इस फॉर्मूले से मुझे के फाइंड आउट करना है, इसी फॉर्मूले से डेरिवेशन है। ये के माइनस जी यहां पर गया, डी नॉट इंटू 1 प्लस जी मार्केट वैल्यू नीचे आ गया, ये माइनस जी वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस जी हो जाएगा। उसी फॉर्मूले की डेरिवेशन यहाँ देखो लिखा है, नहीं ये डेरिवेशन है, दिस इज बाय डेरिवेशन, यहाँ भी डेरिवेशन ही। ये जो फॉर्मूला निकला है तुम्हारा डी नॉट इंटू 1 प्लस जी अपॉन के माइनस जी, ये सीक्वेंस इन सीरीज से निकला है। इसकी डेरिवेशन तुमसे कोई नहीं मांगेगा कि कैसे आया, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ये वाला मॉडल होता है। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट। अब सवाल ये पैदा होता है सर, सवाल हमारे पास ये पैदा होता है कि ये ग्रोथ फाइंड आउट कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड द ग्रोथ, हाउ टू फाइंड द ग्रोथ। सारे लोग यहां पर देखिएगा प्लीज, एवरीवन। ग्रोथ कैसे फाइंड आउट की जाती है? सर ग्रोथ फाइंड आउट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है CAGR, दिस इज क्यूमुलेटिव या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका होता है यहाँ पे गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। कौन सा तरीका होता है सर? ग्रोथ किस तरह फाइंड आउट होती है? दो तरीके से होती है। एक है आपके पास CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और दूसरा है आपके पास गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। मुश्किल नाम है ना बहुत, लेकिन चीज मुश्किल नहीं, आसान सी बात है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के अंदर क्या होता है, फ्यूचर की ग्रोथ मालूम करने के लिए हम पास्ट की ग्रोथ देखते हैं कि पास्ट में क्या ग्रोथ रही है। मिसाल के तौर पे पिछले 10 साल की ग्रोथ अगर मुझे पता है, पिछले 10 साल की ग्रोथ अगर मुझे पता है, तो मैं उसी की ग्रोथ को आगे फ्यूचर में एंटिसिपेट कर लेता हूं, विच इज नॉट नेसेसरली राइट मेथड। अभी पेपर की हद तक ये काफी है। इंडस्ट्री में जाओगे वहां पे ग्रोथ डिमांड स्पेशलिस्ट निकालता है, सेल्स एनालिस्ट निकालता है, डिमांड एनालिस्ट निकालता है। वो बैठ के एंटिसिपेट करता है कि ग्रोथ कितनी होनी चाहिए आगे के फ्यूचर में। वो वेरिएबल्स देखते हैं इंडस्ट्री के, इंडस्ट्री का सारा नॉर्म देखते हैं, किस हिसाब से आगे इंडस्ट्री बढ़ेगी, ये सारी चीजें देखते हैं और फिर उसकी बेसिस के ऊपर ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं। हमेशा जब कोई इंडस्ट्री अपने स्टार्ट में होती है तो उसकी ग्रोथ तेजी से हो रही होती है, जैसे ही वो इंडस्ट्री आगे चली जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उसकी ग्रोथ परसेंटेज कम हो जाती है। इसकी छोटी सी मैं तुम्हें मिसाल दूं, अगर एक बच्चा 1 साल से 2 साल का हो रहा है तो ये कितने % की ग्रोथ है? 100% की ग्रोथ है। 100% की ग्रोथ है 1 से 2 साल का। लेकिन 2 का बच्चा 3 साल का हो रहा है तो दिस इज 50%। 3 वाला 4 का हो रहा है तो दिस इज 33%। 4 वाला 5 का हो रहा है तो 33 कैसे? 3 साल का था ना, अब 4 का हो गया 1/3। 1/3 इज व्हाट? 33%। अब 4 वाला 5 का हो गया, ये कितना % है? 25%। 5 वाला 6 का 20%। 6 वाला बच्चा 7 साल का हो रहा है 16.67। समझ आ रही बात? जैसे जैसे कंपनीज आगे बढ़ती चली जाएंगी ऐसे ऐसे ग्रोथ रेट कम होता चले जाएगा। 40 साल का आदमी जब 41 का होता है तो 2.5% की ग्रोथ है। जीरो तो डेथ है ना, समझ आ रही है बात? कंपनीज भी जैसे जैसे बड़ी होती जाती है ग्रोथ रेट चेंज होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ग्रोथ नहीं निकालनी है। ग्रोथ निकालने का आपके पास एक सेट मैथमेटिकल फॉर्मूला है। आप हिस्टोरिक ग्रोथ देख लो क्या रही है, पास्ट में ग्रोथ क्या रही है, ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है। और ये गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल, ये थोड़ा सा रुक के समझाता हूं। सर ये किस तरह कैलकुलेट होगी? ये कैलकुलेट होती है लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट डिविडेंड वन अपॉन टाइम -1। आपके हिस्टोरिकल डेटा दिया हुआ होगा कि भाई पिछले 10 साल में कंपनी ने ये डिविडेंड कमाया है, पिछले 10 साल में कंपनी ने ये डिविडेंड कमाया है। इसमें जो सबसे लेटेस्ट है, अभी बिल्कुल थोड़ा सा पहले जो लेटेस्ट है वो न्यूमरेटर में आएगा। जो सबसे लास्ट है 10 साल का है तो मतलब बिल्कुल पहले साल में जो दिया था वो यहां पर आएगा। 10 साल मतलब 1/10 -1। इससे निकल आएगा आपके पास क्या? ग्रोथ रेट। इसको हम कहते हैं CAGR। क्या कहते हैं?
CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कुछ किताबें लिखती हैं क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट या क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, ये क्या कहलाता है? CAGR कहलाता है। कि अगर इस कंपनी ने पास्ट में इतने परसेंटेज से ग्रो किया है तो आगे फ्यूचर में भी इतने परसेंटेज से ग्रो करेंगे। समझ आ रही है बात? इसको हम इस्तेमाल करते हैं इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सवाल हैंड आउट पे आ जाओ। हाँ, एस्टिमेट फ्यूचर की एग्जैक्ट ग्रोथ कोई नहीं बता सकता। हाँ, पहले कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, तो एक सवाल करते हैं। गौरव कहते हैं सर D1 कमिंग ईयर है डिविडेंड का। हाँ बिल्कुल, ये एक साल कमिंग ईयर का डिविडेंड है, आने वाले साल का। ओल्डेस्ट डिविडेंड को रेफरेंस डिविडेंड भी कहते हैं। ओल्डेस्ट तो टेक्निकली वो इस साल होना चाहिए ना जो कंपनी का पहला साल है। एब्सोल्यूट टर्म्स में बड़ा नंबर होता है। एवरीवन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी केस 2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? लेटेस्ट डिविडेंड पेड ₹9 पर शेयर, ये क्या बन जाएगा? ये D0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? D0 बन जाएगा। रेफरेंस डिविडेंड 7 पर शेयर, रेफरेंस मतलब ओल्डेस्ट, इसको हम ओल्डेस्ट कहते हैं, उसको रेफरेंस भी कहा जाता है। रेफरेंस मतलब वो पॉइंट ऑफ स्टार्ट है। टाइम इन दोनों के बीच में कितना है? 4 साल। टाइम इन दोनों के बीच में कितना है? 4 साल। के कितना है आपके पास? 14%। मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करो जल्दी से। कर लिया? क्या क्वेश्चन है ये? कौन सा? केस 2 का क्वेश्चन 1 है। सर सबसे पहले इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमें? ग्रोथ फाइंड आउट करनी है। ग्रोथ कैसे फाइंड आउट होती है सर? लेटेस्ट डिविडेंड अपॉन ओल्डेस्ट या रेफरेंस डिविडेंड रेज़ टू द पावर 1/t - 1 कितना है? 9/7 1/4 कितनी आई ग्रोथ? 6.4%। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी D0 कितना है? 9 × 1 + 6.4%। के कितना है? 14% माइनस 6.4% कितना आया? 127.5 पर शेयर। सर पर शेयर कैसे पता चला आपको? डिविडेंड भी पर शेयर है। डिविडेंड पर शेयर होगा तो मार्केट वैल्यू भी पर शेयर होगी। समझ आई बात? नहीं, एक स्टॉक की वैल्यू है ये, एक शेयर की मार्केट वैल्यू इस वक्त 127.50 होनी चाहिए। 127.5। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो। चलो नहीं, वीक में एक नहीं होगी भाई, वीक में एक से ज्यादा होगी क्लासेस। आप दिल थाम के बैठे, रोज क्लास होगी। क्वेश्चन नंबर 2, बस ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, फिर ऑफ दे देता हूं। $12.4 कैसे निकाला? सर पहले ग्रोथ फाइंड आउट करनी है। कितना है डिविडेंड? 45। आपका लेटेस्ट डिविडेंड है। रेफरेंस कितना है?
25। सर कंपनी का डिविडेंड 25 से शुरू हुआ था, 45 तक बढ़ चुका है, कितने सालों में? 5 साल में। कितना आया ग्रोथ रेट? 12.4। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? के ही फाइंड आउट करनी है। वो कैसे निकलती है? सर डी नॉट इंटू 1 प्लस जी अपॉन मार्केट वैल्यू प्लस जी। डी नॉट कितना है? 45। ग्रोथ कितनी है? 12.4%। मार्केट वैल्यू कितनी है? डी है 366। प्लस कर दो क्या? 12.4। कितना बना के ही? 12.6%। 12.6%। अब तुम्हारे सवाल का एक छोटा सा जवाब। जो लोग इन्फ्लेशन की फिक्र कर रहे थे, आ रहा था ना जहन में, सर इन्फ्लेशन को क्यों नहीं अकाउंट फॉर किया? टेक्निकली सोचो, ये डिविडेंड जो बढ़ रहा है 25 से 45 हो रहा है, इसके अंदर दो इंपैक्ट होंगे ना, या तो कंपनी ने क्वांटिटी बढ़ाई बेचने में या प्राइस बढ़ाई। इसके अलावा कोई इंपैक्ट है? एक कंपनी का बिजनेस कैसे बड़ा होता है? या तो उनकी सर्विसेज की या प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है या उसकी प्राइस बढ़ जाती है। आइदर वेज तुम्हारा इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हो या क्वांटिटी का इंपैक्ट हो, दोनों कहां पर आके एम्बेड हो गया? हमारी ग्रोथ के अंदर एम्बेड हो गया। 26.3। सही, चेक कर लो यार। ये अब देखो, जो लोग परेशान हो रहे थे कि सर वो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट केई में नहीं आ रहा, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल के अंदर यहां आ रहा है। कैसे आ रहा है? सर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट सॉर्ट ऑफ आपने ग्रोथ के अंदर ले लिया और ग्रोथ केई के अंदर ऐड हो गया, तो टेक्निकली इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आ गया इसमें। चलो पेज नंबर 3 तक हमने कर लिया, ये ध्यान में रखना। और अभी हमने गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल डिस्कस नहीं किया, तो वहां पे टू बी डिस्कस लिख देना। ये हैंड आउट रखोगे रहीम संभाल के? आप में से किसी के पास हैंड आउट नहीं है? ऐसा तो नहीं है?